हैवेल्स, कीमत राय गुप्ता, एक अनकही कहानी। अनिल राय गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई यह किताब अपने पिता को पुत्र की श्रद्धांजलि से कहीं अधिक है। यह जुनून, समर्पण, कठोर परिश्रम और श्रेष्ठता की तलाश की कहानी है। समझें, विश्वास करें, हासिल करें। कीमत राय गुप्ता ने अपना जीवन इस सरल सिद्धांत के साथ जिया। यदि आपका दिमाग किसी बात को समझ सकता है, आपका दिल उस पर विश्वास करता है, तो आप इसे हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अपनी यात्रा मात्र 10,000 रुपये से शुरू की और अपने पीछे 17,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य छोड़ गए। दिल्ली में एक छोटे व्यापारी के रूप में अपना करियर शुरू करने से लेकर भारत की बिजली के उत्पाद बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी हैवेल्स की स्थापना तक कीमत राय गुप्ता की कहानी प्रेरणादायक और पठनीय है। उनके पुत्र अनिल राय गुप्ता द्वारा दिलचस्प तरीके से बताई गई ये कहानी बताती है कि QRG, जो कीमत राय गुप्ता जी का प्यार से पुकारा जाने वाला नाम था, ने अपने सपनों को साकार करने के लिए किस तरह गरीबी, खराब स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचार और नौकरशाही का साहसपूर्वक सामना किया। हैवेल्स को उन कंपनियों से तगड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा जिन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक मामूली व्यापारी उन्हें चुनौती दे। कानूनी द्वंद्व, पारिवारिक कलह और धन की कमी के बावजूद QRG ने कभी हार नहीं मानी। उनके अंतिम वर्षों में हैवेल्स ने विशाल जर्मन कंपनी सिल्वेनिया का अधिग्रहण किया, जो हर दृष्टिकोण से हैवेल्स की दुगनी थी। जब सिल्वेनिया के घाटे से हैवेल्स की स्थिति खराब हो गई, तब भी QRG ने निर्भय होकर कंपनी बरकरार रखने का निर्णय लिया। यह उन्हीं के संरक्षण में हुआ कि हैवेल्स के मौजूदा चेयरमैन अनिल राय गुप्ता ने सिल्वेनिया की कायापलट कर दी। इस निष्पक्ष जीवनी में अनिल अपने पिता के जीवन में झांकने का मौका देते हैं और दिखाते हैं कि QRG ने कैसे कठोर परिश्रम, निष्ठा और दृढ़ संकल्प से अपनी तकदीर संवारी। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि सभी व्यक्ति एक समान काबिलियत के साथ जन्म लेते हैं, पर मुट्ठी भरी साधारण से ऊपर उठकर असाधारण बनते हैं। उनके शरीर और अस्थियों की बनावट दूसरों की तरह होती है, इसके बावजूद वे दिव्य कार्य कर जाते हैं। यही वह कारण है जो किसी की जिंदगी को कहानी या पुस्तक बना देता है। मेरे पिता कीमत राय गुप्ता ऐसे ही एक दिव्य व्यक्ति थे। अपनी साधारण पृष्ठभूमि और कई शारीरिक परेशानियों को बोना बनाकर उन्होंने एक ऐसे कारोबार का साम्राज्य खड़ा किया जो अब विश्व के सभी महाद्वीपों में फैल गया है। इन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उनकी कीर्ति का दायरा उनके साम्राज्य से भी कहीं बड़ा है। उनकी उपलब्धियां महानता की श्रेणी में आती हैं, पर उनके अपने बनाए हुए छोटे से दायरे से बाहर बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। यह पुस्तक का विचार वर्ष 2000 में तब आया जब हम सिल्वेनिया संकट से उभरे ही थे। अब जबकि मैं उस संकट और बर्बादी की कगार पर खड़े अपने सबसे बड़े सपने के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे सिर्फ QRG का सशक्त और बुद्धिमान नेतृत्व ही याद आता है। इसी से मुझे लगा कि जो लोग QRG की जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें उनकी कहानी से न सिर्फ अपने कार्यस्थलों बल्कि निजी जीवन में भी बहुत लाभ होगा। यह सच है कि हर बेटे को अपने पिता एक सुपर हीरो लगते हैं। मैं भी इसका अपवाद नहीं हूँ। बावजूद इसके जब मैंने निष्पक्षता से सोचा, तो मुझे यह स्पष्ट हो गया कि यह एक ऐसी कहानी है जो सुनाई जानी चाहिए। मैंने इस विचार को QRG से साझा किया। पहले तो वे इस बात को लेकर तैयार नहीं हुए, इसका मुझे अंदाज था। उन्हें नहीं लगता था कि लोग उन्हें जाने। वे हमेशा ज़मीन से जुड़कर बिना स्पॉटलाइट के काम करने में विश्वास करते थे। उन्हें लगता था कि लोग उनके ब्रांड हैवेल्स को जाने, ना कि उन्हें। उन्हें लगा कि उन पर यह पुस्तक आत्म प्रचार होगी जिससे वे ताउम्र बचना चाहते थे। मुझे उन्हें मनाने में कठिन परिश्रम करना पड़ा, लेकिन मुझे रास्ते भी पता थे। दरअसल QRG एक जिद्दी व्यक्ति थे, लेकिन साथ ही सामंजस्य बनाने वाले व्यक्ति भी थे।
उनकी कोर टीम या विश्वास पात्र लोग अगर कुछ कहते तो वे उसे टालते नहीं थे और गंभीरता से विचार करते थे। जब हेवल्स की पूरी वरिष्ठ टीम ने एक स्वर में पुस्तक के विचार को सही बताया तो वे मान गए। सबने उन्हें विश्वास दिलाया कि यह पुस्तक एक आत्म प्रचार नहीं बल्कि उनकी जीवन यात्रा का ऐसा दस्तावेज होगी जिससे लोग प्रेरणा लेंगे। इस पुस्तक पर वर्ष 2013 में काम शुरू हुआ, पर क्यूआरजी की बार बार खराब होती तबीयत ने इस काम को रोक दिया। नवंबर 2014 में उनकी मृत्यु हो गई। तब से तो यह पुस्तक मेरे लिए एक तरह का लक्ष्य बन गई। मेरे परिवार, मेरे मित्र और हेवल्स के मेरे सहकर्मियों ने इसे जल्द से जल्द खत्म करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह कार्य बहुत प्रयास मांगता था और उस वक़्त भावनात्मक रूप से बहुत कष्टदायक था, पर मैं लगातार प्रयासरत रहा क्योंकि मुझे क्यूआरजी और हेवल्स की कहानी पर विश्वास था। पूरी पुस्तक में सच के सिवाय कुछ है ही नहीं। इससे बेहतर इसमें हो भी नहीं सकता। मेरे माता पिता ने मुझे यही परवरिश दी है। हमारे परिवार में हमेशा चर्चा होती थी परिवार के बारे में, कारोबार के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों के बारे में। मैं बिना किसी हिचक के कह सकता हूँ कि ईमानदारी मेरे डीएनए में है। इसके लिए मैं अपने माता पिता का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस पुस्तक में सबसे ज़्यादा मदद हमारे घर के माहौल ने की। हमारे घर में अतीत का बहुत महत्व रहा। मेरे माता पिता अपने अतीत और वाक्यों को लगातार याद करते और बार बार बताते रहते। यही वाक्य इस पुस्तक के लिए गड़ा हुआ खजाना बन गए। हमारा घर एक खाली पुस्तक था। मेरे माता पिता ने घर के किसी भी कोने को निजी नहीं बनने दिया। इसलिए आगंतुक हमारे यहाँ अक्सर बड़ी तादाद में आते थे। उनकी बताई अतीत की किस्सा गोई भी यह पुस्तक लिखने में अमूल्य साबित हुई। उनकी बताई घटनाओं ने मुझे क्यूआरजी के जीवन और समय को समझने में मदद की। आलम श्रीनिवास ने क्यूआरजी, उनका परिवार बन चुके डीलर्स और हेवल्स के कर्मचारियों के साथ बहुत समय बिताया। उन्होंने इस पुस्तक की नींव रखने में और इसका ढांचा खड़ा करने में मेरी मदद की। उनके भगीरथ प्रयासों के बिना यह पुस्तक संभव नहीं थी। प्रांजल शर्मा ने क्यूआरजी के अंतर्मन की उन बहुत सी बातों को खोलने में मदद की जो अतीत में हो चुकी थी। उनमें से संघर्ष के कुछ किस्से तो मुझे भी पता नहीं थे। एक अच्छा पत्रकार वही होता है जो किसी व्यक्ति को अपने अंतर्मन के उन विचारों और अनुभवों को बताने पर विवश कर दे जो उसने किसी से साझा न किए हों। प्रांजल की इस कोशिश ने इस पुस्तक को और समृद्ध बना दिया है। भूपेश भंडारी के सुझाव भी काफ़ी कारगर साबित हुए। हेवल्स परिवार के विक्की गुप्ता, राजीव गोयल और मेरी बहन गीता अग्रवाल ने इस पुस्तक की शुरुआत से ही तथ्यों, आंकड़ों और सूचनाओं को इकट्ठा कर मदद की। उनके अवलोकन अंतर्दृष्टिपूर्ण थे और हस्तक्षेप आलोचनात्मक। मेरे मित्रों पुनीत भाटिया, आशीष भरतराम और तेजप्रीत चोपड़ा, जिनकी निर्णय लेने की समझ पर मैं पूरी तरह विश्वास करता हूँ, ने पांडुलिपि पर महत्वपूर्ण सलाह दी। जब आप किसी योजना में अंतरंगता से जुड़े होते हैं तो अक्सर कुछ ज़रूरी चीज़ें आपके ध्यान से छूट जाती हैं और ऐसे ही समय पर सार्थक मित्र मदद करते हैं। मैं उनमें से प्रत्येक का आभारी हूँ। पेंगुइन रैंडम हाउस के लोहित जगवानी को तहे दिल से शुक्रिया। मेरी पत्नी संगीता व मित्र इतिवा चोपड़ा ने इस पुस्तक की भाषा और प्रस्तुतिकरण सुधारने में बहुत सहायता की। मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा कि उन्होंने मेरे विचारों को समझा और उन्हें शक्ल देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2014 के नवंबर में किसी समय मैं क्यूआरजी टावर्स के एक कोने में बने ऑफिस में शिफ्ट हो चुका था। क्यूआरजी टावर्स नोएडा से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बीच बना एक आलीशान कार्यालय है। ऑफिस बड़ा था। इसमें 10 से अधिक लोग आराम से बैठकर काम कर सकते थे। हालिया दिनों तक इस कमरे के बाहर तख्ती पर मेरे पिता का नाम होता था, कीमत राय गुप्ता, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हेवल्स तथा अध्यक्ष सिल्वेनिया। वे पुराने कर्मचारियों के लिए भाई साहब थे और बाकी दुनिया के लिए क्यूआरजी। हाल ही में कुछ दिनों की बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। अब यह कारोबार संभालना मेरी जिम्मेदारी थी।
जिसे उन्होंने शून्य से शिखर तक पहुंचाया था। QRG के खून पसीने की बदौलत हमारा कारोबार महाद्वीपों के पार पहुंच गया था और हमारे प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल सामान सहित कई वर्गों में थे, जिनमें कंज्यूमर ड्यूरेबल, स्विच गियर, केबल व वायर्स और लाइटिंग व फिक्सचर शामिल थे। इसके साथ ही मुझे व्यावसायिक साथियों, कर्मचारियों, वेंडर्स, डीलर्स, बैंकर्स और निवेशकों का भी ख्याल रखना था। जब मैं लकड़ी की भारी डेस्क के पीछे रखी घुमावदार कुर्सी पर बैठा और मैंने सामने व्यस्त ग्रेटर नोएडा हाईवे पर नजर डाली, तो मेरे मस्तिष्क में QRG के विराट व्यक्तित्व और उनकी असाधारण जिंदगी की यादें कौंध गई। मुझे बहुत बड़ी जगह भरनी थी। वे इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित नहीं थे, लेकिन मानव यांत्रिकी के सरताज थे। उनके पास MBA जैसी कोई औपचारिक डिग्री नहीं थी, पर वे जानते थे किसी भी कारोबारी की सफलता के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। उनकी व्यावसायिक समझ दुनिया की हर बिजनेस डिग्री पर भारी थी। वे आंकड़ों के बाजीगर नहीं थे, लेकिन संपत्ति बनाने वाले श्रेष्ठ लोगों में से एक थे जिन्हें मैं जानता हूँ। हो सकता है कि उन्हें स्टॉक मार्केट की कलाबाजियों और माया की उतनी जानकारी ना हो, पर उन्हें यह निश्चित था कि उनके पास स्टॉक्स में पैसे लगाने वाले और निवेशकों का ध्यान कैसे रखा जाए। बेहद साधारण परिवार में जन्मे QRG ने अपने परिवार की किस्मत को बदल दिया। जब उनका निधन हुआ, तब परिवार की शुद्ध संपत्तियां $2 बिलियन को पार कर चुकी थी। इसके बावजूद वे हमेशा विनम्र बने रहे और जमीन से जुड़े रहे। पैसे से खरीदी जा सकने वाली हर विलासिता वे जुटा सकते थे, लेकिन उन्होंने सादगी से रहना चुना। हमारा घर सुख सुविधा और उनके प्यार से भरा आरामदायक घर था। वहाँ कभी तड़क भड़क नहीं रही। जिस कार में वे सफ़र करते थे, वे हमेशा आडंबरहीन रही, एक संत की तरह, जैसे कि वे जानते थे कि भाग्य हमेशा अपने पाले में नहीं रहता। तभी तो उन्होंने स्पॉटलाइट से दूर सादगी से जीवन जीने पर भरोसा किया और हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। QRG उच्च शिक्षित नहीं थे, लेकिन उनकी कुशाग्र और तीक्ष्ण प्रतिभा अद्वितीय थी। उनका ना तो कोई गुरु था, ना ही प्रबंधन की पुस्तकों के लिए वे कभी वक्त निकाल पाए, पर उन्हें ब्रांड वैल्यू से लेकर आर्थिक प्रबंधन के ऐसे ऐसे नायाब तरीके पता थे, जिनकी बदौलत उन्होंने कारोबार की दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिक फैसले लिए। उन्होंने कई बार वित्तीय नवाचार किए और रणनीतिक अधिग्रहण किए। वे कभी मीटिंग्स के पॉइंट नोट नहीं करते थे, पर बिना कोई तथ्य गवाए सभी विवरण बता सकते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि कारोबार दृढ़ विश्वास से किया जाता है, कैलकुलेटर से नहीं। उन्होंने कारोबार को पुराने तरीके से किया, विश्वास और सशक्तिकरण के साथ। ये तरीके अब गुजरे जमाने की बात कहे जाते हैं। भ्रष्टाचार और कारोबार की अनुचित पद्धति से उन्हें नफरत थी। अपने रुख को लेकर वे पूरी तरह लचीले थे और नए विचारों का हमेशा स्वागत करते थे। नवाचार को लेकर उनका उत्साह किसी बच्चे की तरह था। उनके अहम का कद कभी भी उनकी सोच से लंबा नहीं हुआ, न ही उनकी कारोबारी प्रतिबद्धता से। संभवतः QRG की सबसे बड़ा कौशल मानव प्रबंधन थी। ईश्वर ने उन्हें मानव व्यवहार को समझने की स्वाभाविक शक्ति दी थी। वे फिल्मों तथा धारावाहिकों के शौकीन थे और उन्हें देखने के बाद हर सुबह उनकी कहानियों को प्रबंधकीय व्यवहार से जोड़ते थे। एक बार उनकी छोटी बहन सरला के पति नरेश गुप्ता अपने मित्र को लेकर QRG के पास आए। वे मित्र कारोबार करना चाहते थे। QRG ने साफ कह दिया, वे मदद तभी करेंगे जब नरेश जी भी कारोबार में उतरें। इस मीटिंग का नरेश जी पर गहरा असर हुआ। एक पल गंवाए बिना उन्होंने व उनके मित्र ने अपनी नौकरियां छोड़ी और कारोबारी साझेदार बन गए। बाहरी दुनिया के लिए उन्होंने हर उस गुण को अंगीकार कर लिया था जिनकी अनुशंसा वर्ष 1936 में आई डेल कार्नेगी की बेहतरीन पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में की गई थी। QRG ने हमेशा दिल खोल कर लोगों की तारीफ की और ठीकड़े फोड़ने में कंजूसी बरती। भले ही वे किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते थे और उनका सहज बोध अधिकतर सही साबित होता था, फिर भी
उसके प्रति उन्होंने रूखा व्यवहार नहीं रखा। वे अक्सर सवाल करते थे कि किसी से बदसलूकी, बदजुबानी कर मुझे क्या मिलेगा, आलोचना व्यर्थ है। कमज़ोरों के प्रति उनकी सहानुभूति स्पष्ट थी। अपनी शादी की 50वीं सालगिरह पर QRG ने इसकी मिसाल पेश करी। उन्होंने 50 गरीब जोड़ों के ब्याह करवाए। इसके लिए उन्होंने ना कोई धूमधाम की, ना ही किसी प्रकार की वाहवाही लूटी। मानवीय मूल्य उनके लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहे। वे हमेशा इंजीनियरों से कहते थे कि वे इंजीनियर तो हैं, पर उन्हें अच्छा मानव इंजीनियर बनने की ज़रूरत है। एक बार की बात है, QRG तब पुरानी दिल्ली के भागीरथ पैलेस में महज एक कारोबारी थे। उन्होंने अपनी दुकान में काम करने वाले व्यक्ति को किसी काम से दूसरे दुकानदार के पास भेजा। पता नहीं किस परिस्थिति में दूसरे दुकानदार ने QRG के कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। QRG को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वे खुद उठकर उस दुकानदार के पास पहुंच गए और उसे चेतावनी दी कि उनके कर्मचारी की बेइज्जत कर उसने उनका अपमान किया है, यह बर्दाश्त नहीं है। एक अन्य बार बाबा रामदेव हमारे घर आए। उन दिनों बाबा रामदेव की शोहरत 7वें आसमान पर थी, इसलिए हमारे सभी परिचितों और यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी बाबा के दर्शन करने थे। इस बीच QRG की नज़रें बरामदे पर गई, जहाँ से गर्दन ऊंची कर उनका ड्राइवर उस हाई प्रोफाइल बाबा की एक झलक पाने की कोशिश कर रहा था। QRG ने न सिर्फ अपने ड्राइवर को बुलाया, बल्कि उसे बाबा रामदेव का आशीर्वाद भी दिलाया। ऐसा भी समय रहा जब QRG ने किसी ज़रूरतमंद को अपनी कार इस्तेमाल के लिए दे दी और खुद ऑटो रिक्शा से सफ़र करके खुश थे। हमारे घर आने वाले हर व्यक्ति को रिसीव और सी ऑफ करने का काम वे खुद ही करते थे, भले ही इसके लिए उन्हें किसी भी समय आना या जाना पड़ा हो। वे लोगों से शिष्टाचार की छोटी छोटी बातें जैसे खाना खाने के लिए पूछने से भी नहीं चूकते थे। अपने कार्यस्थल पर वे एकदम अलग व्यक्तित्व थे। वे सीधे शब्दों में सच बोलने में कभी नहीं हिचकते थे, चाहे इससे कोई असहमत हो या फिर असहज। यह वे सार्वजनिक रूप से करते थे। जो लोग उस संस्थान में नए थे उनके लिए यह कार्य संस्कृति किसी सदमे से कम नहीं थी। कुछ तो मेरे पास आते थे और शिकायत करते थे। मैं पूरी सच्चाई से उन्हें बता देता था, वह मेरे साथ भी यही सलूक करते हैं। आप उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करेंगे जो आधा दर्जन व्यक्तियों की मौजूदगी में अपने पत्नी से स्पीकर फोन पर बात करता था। वे खुली पुस्तक थे और पारदर्शी थे। वे दूसरों से भी ऐसी ही अपेक्षा करते थे। एक बार लोगों को यह एहसास हो जाता कि QRG इतना साफ साफ उन्हें असहज महसूस कराने या दिल दुखाने के लिए नहीं, बल्कि काम करवाने और उन्हें बेहतर बनने में मदद करने के लिए बोलते थे, तो कर्मचारी उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेते थे जैसे वे थे। तभी तो जो भी कर्मचारी हेवल्स में 1 साल से अधिक वक्त बिता लेता था, उसके अंदर का द्वंद्व खत्म हो जाता था। यही कारण है कि हेवल्स के उच्च अधिकारियों में स्थायित्व की कमी कभी नहीं रही। अपने रूखे स्वभाव के बावजूद QRG बड़े प्रेरक व्यक्तित्व थे। वे साधारण लोगों से भी असाधारण काम करवा लेते थे। उनका आदर्श वाक्य था, अगर कोई 6 फीट का व्यक्ति आपसे मिलने आता है तो यह सुनिश्चित करो कि जब वह आपसे मिलकर जाए तो खुद को 7 फीट का महसूस करे। उनका मानना था कि लोगों के अंदर छिपी शक्ति के बारे में उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत होती है। लोग जब QRG के साथ मीटिंग कर लौटते तो ऊर्जा से भरपूर होते थे। वे उनकी कल्पनाओं को इतना विस्तार दे देते थे और प्रेरित कर देते थे कि लोग अपनी क्षमता से अधिक देने के लिए तैयार हो जाते थे। बहुत कुछ भगवान राम की तरह, जिन्होंने रामायण में असाधारण परिणाम देने के लिए हनुमान को तैयार किया था। QRG अपनी टीम पर भरोसा करते थे। वे उन्हें फैसले लेने का अधिकार देते थे। हालांकि टीम से लगातार संपर्क में रहकर वे काम की प्रगति की जानकारी लेते रहते थे। जब वे किसी काम के लिए व्यक्ति को उत्साह से लबालब करना चाहते थे तो उसे दोस्त कहकर बुलाते थे। इस साधारण से शब्द का उन पर जादुई असर होता था। कई लोग अक्सर कहते थे कि QRG की आदत है कि वे अपनी कंपनी तथा कारोबार में कई और QRG गढ़ना चाहते हैं। और जब भी संकट की घड़ी आई, हालांकि उनके जीवन काल में ऐसा बहुत कम बार हुआ, नए झरने ने उनके भीतर ऊर्जा और दृढ़ संकल्प का नया संचार दिया। ज़्यादातर बड़े संस्थानों में लोगों को दायरे में रहकर चलने की सीख दी जाती है। उनके काम का मूल्यांकन हर 3 महीने में एक बार किया जाता है।
क्यूआरजी ने ऐसी सभी परंपराएं तोड़ दी। वे लोगों से न सिर्फ हमेशा संपर्क में रहते थे बल्कि उन्हें खुद के फैसले लेने को प्रोत्साहित भी करते थे। वे अक्सर कहते थे, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कनॉट प्लेस जाए तो उसे रास्ता मत बताओ, उसे यह रास्ता स्वयं खोजने दो। कोई किसी जगह का पता पूछे तो उसे बताओ मत, उसे खुद ढूंढने दो। ऐसा करने से हर व्यक्ति खुद नए ढंग से सोचेगा। कर्मचारी खुद को उद्यमी की तरह महसूस करेंगे। वे तर्क देते थे, अगर सारे फैसले मुझे ही करने हैं तो मेरे कर्मचारी किस लिए हैं। इसी वजह से बड़ी संख्या में लोगों को हेवल्स में रोजगार देने के बावजूद कर्मचारी कभी ना नौकरशाह बने और ना कभी अकर्मण्य। कर्मचारियों की लंबी चौड़ी फौज के बावजूद यह सुस्ती का नाम नहीं था। वे किसी छोटे उद्यम की तरह ऊर्जा से भरपूर और फुर्तीले थे। आज के समय में तत्काल फैसले लेने के लिए अत्यधिक जोर दिया नहीं जा सकता। क्यूआरजी खुले संचार पर दृढ़ विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। मुश्किल में फंसे लोगों के लिए वे हमेशा सलाह देते थे, कोठे पर चढ़कर बोलो, कोई तो सुनेगा। इसका संदेश यह था, अगर आप समस्याओं के बारे में खुलकर सिर्फ सबके सामने ही बात करेंगे तो हल जरूर निकलेगा। इसी मत ने हेवल्स में खुली संस्कृति के सूत्र का प्रतिपादन किया। इस संस्कृति से नए कर्मचारियों, आगंतुकों को अक्सर अजीब, अपारंपरिक लगता था, पर यही हमारे काम करने का तरीका था और यह हमारे लिए बहुत कारगर रहा। हेवल्स एक और मायने में अद्वितीय है। यहाँ परिवार और पेशेवरों का महत्वपूर्ण शांतिपूर्ण समागम देखने को मिलता है। क्यूआरजी की यह थाती है। शुरुआती सालों में क्यूआरजी ने कंपनी के तकनीकी पक्ष का ध्यान रखने की जिम्मेवारी मेरे मामा यानी सुरजीत गुप्ता पर डाली, पर जैसे ही कंपनी का कामकाज बढ़ने लगा, यह साफ हो गया अब कंपनी को चलाने के लिए परिवार ही पर्याप्त नहीं। प्रमुख पदों पर पारिवारिक सदस्यों के स्थान पर पेशेवरों को लाया जाना जरूरी हो गया। क्यूआरजी के परिवार के सिर्फ 2 सदस्यों को अब कारोबार में बरकरार रखा गया था, मेरे रिश्ते के भाई अमित और मैं। लेकिन हमें कोई खास जिम्मेदारियां नहीं दी गई थी। यह काम एग्जीक्यूटिव्स पर छोड़ा गया था। अलबत्ता हमें क्यूआरजी के ऑफिस से संबंध कर दिया गया था। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि परिवार का होने की वजह से हमारे साथ कोई विशेष सलूक किया गया हो, बल्कि क्यूआरजी तो अपने कर्मचारियों से अक्सर कहते थे कि निदेशकों यानी परिवार के सदस्यों को निरर्थक बना दो। क्यूआरजी ने जब भी यह महसूस किया कि अमित और मैंने सही काम नहीं किया तो दंड देने में वे 1 सेकंड भी नहीं चुकते थे। इससे कई बार दुख होता था, तो कई बार क्यूआरजी से मैंने इसकी शिकायत भी की थी। लेकिन अब इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने दुर्भावना से कभी कोई काम नहीं किया। पारदर्शिता क्यूआरजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कई बार तो वे ऐसे लोगों की सोच के स्तर से कहीं आगे ले जाते। उन्होंने यह बहुत सख्त संदेश भी कर्मचारियों तक पहुंचा दिया कि काम न करने वाले किसी भी कर्मचारी को संस्थान में सहन नहीं किया जाएगा, चाहे वह पेशेवर हो या परिवार में से। हमारे बीच स्वाभाविक तौर पर कभी कभी मतभेद हो जाते थे, जो कि स्वाभाविक थे, पर कभी हमारे मतभेद मनभेद नहीं बने। यह सबसे बड़ा अहम रहा। कई कारोबारी परिवारों में एक समस्या आमतौर पर देखी गई जिसे औरंगजेब सिंड्रोम नाम दिया गया है। इसमें पिता और बेटे कारोबार पर कब्जे के लिए लड़ते हैं। यह उस हर परिवार में होता है जहां पिता और बेटे के विचार मेल नहीं खाते, परिणाम स्वरूप उनमें टकराव होता है। यही रैनबैक्सी में हुआ। वर्ष 2005 में प्रकाशित द रैनबैक्सी स्टोरी पुस्तक में इसका जिक्र है। 1990 के शुरुआती वर्षों में डॉक्टर प्रविंदर सिंह चाहते थे कि महत्वपूर्ण पदों पर पेशेवर व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए। साथ ही वह यह महसूस करते थे कि रैनबैक्सी को तेजी से विस्तार करने के लिए विदेशी बाजार में पैर जमाने होंगे। उनके पिता भाई मोहन सिंह इन कदमों को लेकर असहज थे। दोनों के बीच बोर्डरूम में लड़ाई हुई, जिसे सब लोगों ने देखा। इसके परिणाम स्वरूप रैनबैक्सी से भाई मोहन सिंह की कड़वाहट बड़ी विदाई हो गई। दरअसल ऐसी लड़ाइयाँ कंपनी को नष्ट कर सकती हैं। इससे बुरी बात यह है कि हर संस्थान में ऐसे लोग होते हैं
जो इस तरह के विवादों का उत्सव मनाते हैं। इस तरह की लड़ाइयों में सारा समय चला जाता है, नतीजन कंपनी को नुकसान होता है। हमें यह सिंड्रोम से किसी भी कीमत पर बचना है। यह बात क्यूआरजी और मुझे अच्छी तरह पता थी। वैसे हमारे परिवार के मामले में क्यूआरजी ने उम्र को अपने हौसलों के आगे कभी नहीं आने दिया। मैं जो भी सोचता था वे उससे बड़ा सोचते थे। मैं जो भी टारगेट तय करता था वे इसे खींचकर बड़ा कर देते थे। जोखिम उठाने में क्यूआरजी के शुरुआती साल और बढ़ती उम्र में कोई अंतर नहीं आया। अगर मेरी कोई योजना 100 करोड़ रुपए की होती तो वे इस योजना का आकार 300 करोड़ रुपए करने के लिए उकसाते। मैंने भी अपनी एक आदत बना ली थी। उनके फैसलों के बारे में उनकी पीठ पीछे शिकायत नहीं करता था। जब भी किसी ने मुझे उनके फैसलों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की तो मैंने भी बिना झिझक यही कहा, यदि उन्होंने फैसला लिया है तो यह बेहतर ही होगा। मेरी पहली प्रतिक्रिया उनका बचाव करने की होती थी। यह सभी षड्यंत्रों की आग पर पानी डालने जैसा होता था। इससे सभी पिछलगुओं को जवाब मिल जाता था। मैं अपने अहम को पूरी तरह बुझा देता था। वैसे क्यूआरजी एक खुले दिमाग के व्यक्ति थे और हमारी सलाह दूसरों के तर्क सुनकर फैसला पलटने पर बुरा नहीं मानते थे। अहम ना होना हमारे एक होने का कारक था। जब तक क्यूआरजी जीवित थे वे ही हमारी कंपनी के एकमात्र सत्ता केंद्र थे। मैंने इसे लेकर बेहद सावधानी भी बरती कि मेरे किसी कार्य से कर्मचारियों में यह संदेश ना जाए कि उनके अलावा कोई और सत्ता केंद्र है। यह बात और है कि जब उनकी बीमारी ने उन्हें घर पर रहने को मजबूर किया या जब वे अस्पताल में थे तब मैंने फैसले लिए। बाकी अन्य समय क्यूआरजी ही हमारे सबके बॉस थे। घर पर क्यूआरजी एक पारंपरिक भारतीय पिता थे, कठोर, दृढ़, अनुशासन प्रिय, खासकर जब वे युवा थे। अपने बच्चों के लिए उन्होंने कभी भी अपना गहरा प्रेम प्रदर्शित नहीं किया। यह काम माँ के जिम्मे छोड़ दिया था। पर हमारी उम्र और समझदारी बढ़ने के साथ साथ उनका प्यार अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा। इतना कि जब हम में से कोई बीमार पड़ जाता तो वे कमज़ोर और बीमार दिखने लगते। जब मेरी बेटी और बेटे का जन्म हुआ तो उन्होंने अपना रक्षा कवच छोड़ दिया। रात के खाने की टेबल पर पूरा परिवार इकट्ठा होता था। डिनर पर होने वाली बातचीत में कभी कभार ही कारोबार को जगह मिलती। वे हमेशा संस्कारों के बारे में बात करते थे जिन्होंने हम पर गहरा प्रभाव डाला। हमारे बड़े होने के बाद हम पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई थी। क्यूआरजी को पता था कि कठोर नियंत्रण करने का प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। फिर भी हमने बहुत सी चीज़ें नहीं की जो हमारे हम उम्र कर रहे थे, क्योंकि वे हमारे डीएनए में नहीं था। जिन पारिवारिक संस्कारों को हमने आत्मसात किया था उन्होंने हमें उन बुराइयों से दूर रखा। हमने बुद्धिमानी से खर्च किया और कभी फिजूल खर्ची नहीं की। संपत्ति से जुड़े पारिवारिक मामले अक्सर जटिल होते हैं, खासकर तब जब उनमें भारी भरकम रकम उलझी हो। भारतीय कॉरपोरेट इतिहास इस तरह के मसलों और उनसे जुड़ी गंभीर संघर्षों की गाथाओं से भरा पड़ा है। शांतिपूर्वक बंटवारे की सिर्फ एक मिसाल श्री राम परिवार में देखने को मिलती है, जिन्होंने वर्ष 1989 में अपना कारोबार सफलतापूर्वक 3 हिस्सों में बांट दिया था। ज़्यादातर दूसरे मामलों में बंटवारे के पहले और बाद में कटुता और तथा संघर्ष ही दिखाई देता रहता है। क्यूआरजी की मौजूदगी में परिवार में एक नहीं 3 बंटवारे हुए। सभी लस्सी के गिलास के साथ शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिए गए। इन बंटवारों में वे व्यवहारिक और उदार रहे, इसलिए विभाजन में कभी किसी का खून नहीं बहा। क्यूआरजी खुला और दोस्ताना चेहरा थे, जिनके चलते पूरी तरह अजनबियों ने भी उन्हें गहरे राज उनके साथ साझा किए। परिवार के लिए भी और उन अजनबियों के लिए भी जिन्होंने अपने सब गूढ़ रहस्य उनके साथ साझा किए। अब तक उनके समाधान फौलादी थे। अपनी युवावस्था के दिनों में क्यूआरजी एक न एक बीमारी से जूझते रहे। कभी अर्थराइटिस, कभी ड्राई आई सिंड्रोम, तो कभी फेफड़ों की बीमारी, किडनी दुर्बल पड़ना,
रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होना और भी कई अधिक, लेकिन इनमें से कोई बीमारी उन्हें झुका नहीं सकी। दुनिया का कोई और व्यक्ति होता तो इन बीमारियों से उत्पन्न हो सकने वाली नकारात्मकता के आगे हार मान लेता। क्यूआरजी ने इस चुनौती से अधिक साबित किया। वास्तव में कारोबार के उनके सबसे अधिक लाभदायक वर्ष वे ही रहे जब वे इन बीमारियों से संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने इनके साथ जीना सीख लिया था। वर्ष 2005 की बात है। उन्हें कुछ डीलर के साथ एक प्रमोशनल इवेंट के लिए बैंकॉक जाना था। एयरपोर्ट पर उनका दाहिना कंधा अपने स्थान से हट गया। वे सीधे डॉक्टर के पास गए, कंधा ठीक करवाया और अगली फ्लाइट में बैंकॉक रवाना हो गए। इस घटना के बाद तो माँ ने उनके लिए डिसलोकेट कंधे को ठीक करना ही सीख लिया, जिससे जब भी उनकी ज़रूरत पड़े तो उनका कंधा ठीक किया जा सके। कुछ साल बाद फ्रैंकफर्ट में डीलर कॉन्फ्रेंस के बीच क्यूआरजी का कंधा डिसलोकेट हो गया। मेरी माँ ने हमसे उनके इर्द गिर्द मानव घेरा बनाने को कहा और तुरंत ही उनके कंधे को सही जगह बिठा दिया। इसके बाद क्यूआरजी ने जाकर 400 प्रतिनिधियों को ऐसे संबोधित किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनमें समाधान करने का दृढ़ निश्चय था, जिसने हमें हमारे अब तक के सबसे बड़े संकट से बचाया। इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि जब तक वे अपनी उम्र के 70वें दशक तक पहुंच गए थे। वर्ष 2007 में सिल्वेनिया के वैश्विक अधिग्रहण का फैसला लिया गया। पूरी दुनिया में इसे समझदार और रणनीतिक रूप से सबसे सही फैसलों में माना गया। पर साल 2008 का अंत आते आते यही शानदार फैसला बड़ी गलतियों में तब्दील होता दिखा और हमें यह ढह जाने की कगार पर ले आया। 220 मिलियन यूरो की इस डील से आर्थिक रूप से हमारा सब कुछ दांव पर लगा था। इस हद तक कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती तो इसे हैवेल्स के अंत की शुरुआत भी माना जा सकता था। वैश्विक मंदी के संकट का कारोबार पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा। सितंबर 2008 में खत्म हुई तिमाही में सिल्वेनिया में जबरदस्त घाटा हुआ। इससे सबसे कष्टदायी बात यह थी कि कंपनी ने अपने लोन के नियम शर्तों का उल्लंघन किया था। विदेशी बैंकों के लिए इसका सीधा सा मतलब था कि अधिग्रहण के लिए ली गई लोन की राशि की अदायगी में हम असमर्थ थे। वैश्विक बैंकों ने हम पर दबाव डाला कि चूंकि हम सिल्वेनिया की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसे निजी हाथों में बेच दें। हालांकि हमने तय कर लिया था कि किसी भी स्थिति में सिल्वेनिया को हाथ से नहीं जाने देंगे, लेकिन यह खाली डींग हाँकने जैसा दिखना शुरू हो गया था। इससे निकलने का एक ही रास्ता था, वह था सिल्वेनिया में और पैसा लगाया जाए। हमारे उच्च तनख्वाह पाने वाले सलाहकारों ने बताया कि हम हर महीने 3 से 5 बिलियन डॉलर निवेश करें, वह भी कम से कम 1 साल तक या आगे तक। इन परिस्थितियों में राय देने वालों की भीड़ बढ़ जाती है जो बेवजह बेतुकी राय देते हैं। जैसा क्यूआरजी ने कहा था कि गरीब की जोरू सबकी साली। हमारे लिए यह एक बहुत बड़ा वित्तीय जोखिम था। 1 साल में 36 से लेकर 60 बिलियन डॉलर निवेश करने पर हमारे हाथ बुरी तरह से तंग हो जाते, जो कि हमारी सीमा से परे था। अगर इस बाजी में पत्ते सही से नहीं पड़ते तो सब कुछ दांव पर था। यह दबाव हैवेल्स का भी सफाया कर देता, सब कुछ खत्म हो जाता दिखाई दे रहा था। दिसंबर 2008 के एक दिन क्यूआरजी ने मुझे और अमित को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने हम दोनों को बिना किसी अनिश्चित शब्दों के कहा कि सिल्वेनिया का प्रदर्शन हैवेल्स की प्रतिष्ठा के लिए आघात है। उन्होंने कहा कि अगर हम सिल्वेनिया की सेहत को सुधार नहीं सके तो हम भविष्य में कोई भी अधिग्रहण नहीं कर सकेंगे। कोई भी बैंकर हमारे किसी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को दोबारा कभी समर्थन नहीं देगा। क्यूआरजी ने हमें याद दिलाया कि हमने आज तक सिल्वेनिया का प्रबंधन अपने हाथ में नहीं लिया। अब तक हम सिर्फ सिल्वेनिया में बतौर वित्तीय निवेशक की भूमिका निभाकर ही खुश थे। क्यूआरजी ने अपने जाने माने बुद्धिमानी वाले अंदाज में हमें समझाया, शिकार जब तक खुद नहीं मारो वह मरता नहीं है। इस स्पष्ट बातचीत से युक्ति सूझी। बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने पूरी समस्या को खोल कर रख दिया। सिल्वेनिया के डूबते जहाज की बीमारी और उनका इलाज सब हमारे सामने था। अगले 1 साल और अधिक तक हमने उसी इलाज की दिशा में हर जरूरी कदम उठाए।
हम समस्याओं को ख़त्म करते जा रहे थे। अव्यावहारिक फैक्ट्रियों को बंद किया गया, अनुपयोगी ऑफिस पर ताले डाले गए और उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया जो हमारे हिसाब से काम में अड़ंगा डाल रहे थे। अप्रैल 2009 आते आते यह स्पष्ट होना शुरू हो गया था कि सिल्वेनिया को उबारा जा सकता है। इसके बाद वसूली तेज की गई। साल 2010 के जून महीने तक सिल्वेनिया पूरी तरह स्वस्थ और पटरी पर दिखने लगी। मैं अक्सर यह सोचकर अचंभित हो जाता हूं कि अगर QRG ने हमें सिल्वेनिया को उबारने के लिए नहीं उकसाया होता तो क्या होता। लोन देने वाले बैंकर्स कुछ खरीदारों की कतार लगा देते, हमें अपना घाटा कम करने के लिए औनी पौनी डील कर लेनी होती। ज़्यादातर भारतीय कारोबारी ने ऐसा ही किया है। बैंकर्स के आसानी से उपलब्ध पैसों और किफ़ायती भारतीय प्रबंधन के आसपास भिन भिनाकर कई कंपनियों ने विदेशों में बहुत से अधिग्रहण कर लिए। शुरुआती बुलबुला फूटने के बाद वे यह तय नहीं कर पाए कि इन अधिग्रहणों का क्या किया जाए, लेकिन QRG दूर की सोच रहे थे। उनके लिए सिल्वेनिया का अधिग्रहण महज अहम का संदेश नहीं था। वे इस बात से सहमत थे कि यह अधिग्रहण रणनीतिक रूप से लाइटिंग कारोबार में वैश्विक खिलाड़ी बनने के लिए हमारे सपने के बिल्कुल अनुरूप है। प्रतिकूल वित्तीय प्रदर्शन जिसे बेहतर किया जा सकता है, अधिग्रहण के मौलिक सिद्धांतों को नहीं बदल सकता। उन्हें पता था कि सिल्वेनिया की नियति बदलना एक चुनौती थी, लेकिन उन्होंने इसे हमारी दिलेरी साबित करने के एक अवसर के रूप में भी देखा। उन्हें पता था कि यह खुद को साबित करने, हमारी सफलता, हमारी काबिलियत, हमारी मिजाज की मजबूती साबित करने का एक अवसर भी देती है। QRG के अलावा कोई दूसरा होता तो सिल्वेनिया और हमारी कहानी बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लेती। हमारी प्रतिष्ठा को ऐसा धक्का लगता कि हम शायद फिर ना उठ पाते, पर QRG की बदौलत हम न सिर्फ उठ खड़े हुए बल्कि भारतीय कॉरपोरेट जगत के लिए नज़ीर भी बन गए। सिल्वेनिया में हमें QRG के निश्चय, विश्वास और दृढ़ता ने बचाया। दूसरी तरफ QRG में एक और काबिलियत ज़बरदस्त थी। उन्हें पता होता कि रणनीतिक रूप से कारोबार से बाहर निकलना कब विवेकपूर्ण होगा। वर्ष 1996 की बात है। हमने जर्मनी की DZ कंपनी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीटर बनाने का संयुक्त उपक्रम शुरू किया। यह कारोबार 1998 से 2002 के बीच में खूब फला फूला। यह वह दौर था जब विश्व बैंक भारत के विभिन्न राज्यों के बिजली बोर्ड को इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर को इलेक्ट्रॉनिक मीटर में बदलने के लिए बड़ी मात्रा में ऋण दे रहा था। लेकिन विश्व बैंक के दखल ने कारोबार की दिशा ही बदल दी। पहले इस तरह के मीटर बनाने वाली आधा दर्जन संगठित कंपनियां थी और प्रत्येक को राज्य बिजली बोर्डों से अच्छा खासा ऑर्डर मिल जाता था। विश्व बैंक ने शर्तों को बदलकर L1 यानी लोएस्ट प्राइस पर बोली लगाने वाली कंपनियों को अनुबंध देने पर बल दिया, तो नए खिलाड़ियों के लिए रास्ता खुला। यानी अब सबसे कम बोली लगाने वाले को टेंडर मिल जाता था। देखते ही देखते यह क्षेत्र में हर छोटे बड़े उत्पादक के लिए खुल गया। छोटी से छोटी कंपनियां बोली लगाने लगी। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर अब ऐसी कंपनियों में भी बनने लगे जो महज एक गैराज जितनी जगह में चलती थी। लिहाजा मीटर के दाम धड़ाम से नीचे आ गए। यह वही समय था जब इस कारोबार में भ्रष्टाचार बढ़ा। हम इस बात को लेकर पशोपेश में थे कि क्या एक अनिश्चित अस्थिर कारोबार में बड़ी पूंजी लगाई जाए। QRG ने मीटर के कारोबार से बाहर निकलने का फैसला लिया। वर्ष 2002 की शुरुआत में हमने उत्पादन गिराना शुरू कर दिया। वर्ष 1998 में हमें इस कारोबार ने 60 करोड़ रुपए दिए थे, जो वर्ष 2000 में 100 करोड़ रुपए हुए और वर्ष 2002 में 3 गुना बढ़कर 300 करोड़ रुपए हो गए। वर्ष 2005 तक हमने इसे 5 वर्ष पहले यानी 2000 के स्तर यानी 100 करोड़ रुपए तक ला दिया। अगले 4 से 5 वर्ष में हमने मीटर डिवीज़न पर ताला डाल दिया। उनके तर्क सामान्य थे पर अद्वितीय थे। बिजनेस हाउस के रूप में हमने प्रबंधकीय तामझाम को सीमित कर दिया था। इसके बजाय हमारी कंपनी में सीधे सपाट संवाद को बेहतर माना जाता रहा। हमें यह फैसला करना था कि हम कम लाभ वाले सरकारी ऑर्डरों के साथ अपना कारोबार बढ़ाएं, जिनमें हेर फेर जोड़ जुगत की आशंका बहुत रहती है, या फिर खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा करें जहां लाभ ज़्यादा है और भ्रष्टाचार की आशंका कम है। हम हमारे संस्थान में किस तरह की क्षमता विकसित करना चाहते थे।
बहुत से कारोबारी घराने उन क्षेत्रों में काम करके खुश होते हैं जो बहुत अधिक नियंत्रित होते हैं, इसलिए वे नम्र प्रोत्साहन के प्रति उदार होते हैं। लेकिन क्यूआरजी महसूस करते थे कि इस तरह बनी कंपनियां लंबी रेस का घोड़ा साबित नहीं हो सकती। नीतिपरक कारोबारी आचरण के बारे में चर्चा प्रचलन में आने से बहुत पहले क्यूआरजी अपने सहज विवेक के जरिए सही तरीका जान लेते थे। कोई कंपनी जब अनुचित तरीकों से कारोबार का अनुसरण करती है तो उसका अंत हमेशा भ्रष्टाचार पनपने का कारण होता है। यह संस्थान को भीतर से खा जाता है। एग्जीक्यूटिव्स कंपनी के भविष्य के लिए काम करने के बजाय खुद को धनी बनाने के बारे में सोचते हैं। यह सब तब होता है जब कंपनी का लीडर ही अपनी आसान लगने वाले तरीकों से संस्थान के बाकी लोगों को गलत रास्ते दिखाता है। एक ऐसे कारोबार को जो आपको सालाना 300 करोड़ रुपए दे रहा हो, उसे बंद करने के लिए साहस और दृढ़ विश्वास चाहिए होता है, वह भी तब जब यह आंकड़ा कंपनी के सालाना टर्नओवर का आधा हिस्सा हो। हैवेल्स हमेशा क्यूआरजी के ध्यान का केंद्र था। 1990 के दशक में जब बाजार में पैसा आसानी से उपलब्ध था, जब बहुत से कारपोरेट घरानों ने अपने पारंपरिक कारोबार के अलावा नए क्षेत्र में भी हाथ आजमाए, ऐसे क्षेत्र जिनका उनके मुख्य कारोबार से कोई लेना देना नहीं था। इसके कुछ वर्षों बाद ही केंद्रीय सामर्थ्यता की पूर्ण अवधारणा पर बात होने लगी। तब तक बहुत सारी कंपनियां अनुत्पादक जोखिम में अपना पैसा बर्बाद कर चुकी थी, यहाँ तक कि बहुत सी कंपनियां तो दिवालिया हो गई थी। हमारे परिवार में इसे लेकर चर्चा के खूब दौर चले। उस समय अवसर हर तरफ से बरस रहे थे। कई लोगों ने हमसे कहा कि अगर हम देरी करते तो संभवतः मौके का फ़ायदा उठाने से चूक जाते और सबसे पहले आगे बढ़ने का लाभ खो देते। बहुत सी चर्चा और विचार विमर्श के बाद हमने 2 नए कारोबार स्थापित किए, हैवेल्स फाइनेंशियल सर्विसेज और जीएस एडवर्टाइजिंग। 1 साल के भीतर ही हमें पता चल गया कि इन दोनों कारोबारों को अधिक ध्यान की ज़रूरत थी और हम उतना ध्यान देने की स्थिति में नहीं थे, लिहाजा जल्द ही दोनों कारोबार को बंद कर दिया गया। इसके बाद जब भी नए कारोबार का प्रस्ताव हमारे पास आया तो हमने पहला सवाल यही किया कि यह कितना समय और एकाग्रता मांगता है। साल 2006 और 7 में रियल एस्टेट के कारोबार ने हमारे परिवार में एक बार फिर गंभीर चर्चा के दौर को जीवित कर दिया। बाजार में बूम आ रहा था, कीमतें आसमान छू रही थी। हमने कहा, हम हैवेल्स अपार्टमेंट क्यों नहीं बनाते, जिनमें हमारे स्विच, पंखे, वायर और हमारी ही लाइट्स लगी हों। भला हो यह विचार सिर्फ परिवार तक ही सीमित रहा, बोर्ड की मीटिंग तक नहीं पहुंचा। इस पूरे मामले के कुछ वर्षों बाद हमें सुझाव दिया गया कि हमें बिजली उत्पादन के क्षेत्र में जाना चाहिए, पीछे की ओर एकीकरण की तरह। हमें प्रलोभन दिया गया। मैंने अपने कुछ मित्रों से इस विषय पर गंभीर बात भी की जो इस क्षेत्र में निवेश कर चुके थे। उनकी सलाह ने हमारे उस सबसे बुरे डर की पुष्टि कर दी, क्योंकि सरकार के अत्यधिक दखल के कारण ही हमने मीटर के कारोबार से बाहर निकलने का फैसला लिया था। हम में ऐसे क्षेत्र में जाने की कोई भूख नहीं थी जिसमें हमें कोई गैर कानूनी समझौता करना पड़े। इसके बाद हमने बिजली उत्पादन के क्षेत्र को भी ना कर दिया। यही वजह है कि हैवेल्स का लगातार विस्तार होता गया। हैवेल्स को हमारी अविभाजित एकाग्रता ने दिन दुगनी और रात चौगुनी की तरक्की पर ला दिया। जब आपके आसपास के सभी लोग किसी दबाव से वशीभूत हों और लालच किए बिना उसे ना कहना आसान नहीं है। हमने सिर्फ एक ही विविध क्षेत्र में सक्रियता दिखाई, वह क्षेत्र है स्वास्थ्य सेवा। दरअसल मेरे एक मित्र ने फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल खरीदने के सिलसिले में मुझसे संपर्क किया। यहीं से हमने क्यूआरजी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की नींव रखी। इसके बाद हमने फरीदाबाद में क्यूआरजी हेल्थ सिटी का निर्माण भी किया। दरअसल इस कारोबार में निवेश परिवार ने किया था, ना कि हैवेल्स ने। यही वजह था कि हैवेल्स के शेयर धारकों पर इसका थोड़ा भी भार नहीं पड़ा। यह कहावत है कि परोपकार हमेशा व्यक्ति करता है, संस्थाएं नहीं। ऐसे में किसी भी कंपनी का काम अपने शेयर धारकों की संपत्ति का इजाफा करना है, ना कि परोपकार का बीड़ा उठाना। यह सुनने पढ़ने में कुछ विचित्र लग सकता है, पर यह सच है। अगर पश्चिम की बात की जाए तो बिल गेट्स जो भी परोपकार करते हैं वह अपनी निजी संपत्ति से करते हैं, ना कि माइक्रोसॉफ्ट की संरक्षित की गई संपत्ति से। यही वजह है
कि बहुत से टिप्पणीकारों ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अनिवार्य किए जाने को गलत ठहराया है। इसके तहत कंपनियों को 2% नेट प्रॉफिट का सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पर अनिवार्य रूप से खर्च करना होता है। स्वास्थ्य सेवा में आमतौर पर इस बात को आदर्श मान लिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज खींचे जाएं और फिर उनसे ज़्यादा पैसे ऐंठे जाएं। डॉक्टरों को ऐसे परीक्षणों और प्रक्रियाओं को लिखने के लिए उकसाया जाता है जो पूरी तरह से गैर ज़रूरी हैं। जब से सरकारी अस्पतालों से मरीजों का भरोसा उठ गया है, तब से लोगों के पास निजी अस्पताल जाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा है। इस विकल्पहीनता ने ही निजी अस्पतालों के हौसलों को पर लगा दिए हैं। अब निजी अस्पतालों में मरीज पर ज़्यादा से ज़्यादा भार लादकर मुनाफा कमाया जा रहा है। यह तभी से शुरू हो जाता है जब मरीज अस्पताल में कदम रखता है। हम अक्सर इन समस्या पर चर्चा तो किया करते थे, पर यह नहीं जानते थे कि इस समस्या से कैसे सुलझाया जाए। वर्ष 2014 में मुझे ऑटो इम्यून पैंक्रियाटाइटिस बीमारी हो गई। यह असामान्य बीमारी है। कुछ चिकित्सकों की चिंता थी कि यह आगे बढ़कर कैंसर में तब्दील हो सकती है। डॉक्टरों ने मुझे राय दी कि मैं विदेश जाकर इसकी जांच करवाऊं। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए निदान के लिए मिनेसोटा के मशहूर मेयो क्लिनिक चला गया। वहाँ सबसे पहले लाभ यह हुआ कि उन्होंने साफ कर दिया कि यह ना तो कैंसर है, ना ही इसके कैंसर में तब्दील होने की आशंका है। लेकिन जब तक मैं वहाँ था, मैंने बहुत सावधानी से अस्पताल के कामकाज को देखा। मिनेसोटा के इस अस्पताल में 3300 से ज़्यादा फिजिशियन, वैज्ञानिक, शोधकर्ता काम करते थे। अस्पताल किसी मरीज को लाने या जांच लिखने के एवज में मुनाफे का प्रतिशत डॉक्टर को नहीं देता था। मैंने सोचा इस अस्पताल जैसा तंत्र अपने अस्पताल में लागू करना चाहिए। जब मैंने QRG से इस बारे में बात करी तो वे खुशी से उछल पड़े। यह एक बहुत अच्छा विचार था और उन्होंने खुले दिल से इस प्रस्ताव का स्वागत किया। उन्होंने इसे लागू करने के लिए हरी झंडी भी दिखाई। हम अपने अस्पताल के लिए चिकित्सकों को निश्चित वेतन पर रखने पर सहमत हो गए। उन्हें किसी तरह का कोई आर्थिक लक्ष्य नहीं दिए गए। टारगेट जैसा कोई शब्द डॉक्टरों के लिए नहीं था। वे सिर्फ नियमित अंतराल पर वेतन बढ़ोतरी के हकदार थे। यानी जब हम डॉक्टरों को रखते थे तो सिर्फ उनकी चिकित्सीय विशेषज्ञता देखते थे और उनसे अस्पताल के आर्थिक मसलों तथा उनके प्रदर्शन पर कोई चर्चा नहीं होती थी। हमने कभी भी डॉक्टरों को मोटी तनख्वाहें नहीं दी। हमने अपने डॉक्टरों से कह दिया कि उन्हें तय घंटे काम करना जरूरी है और उन्हें आर्थिक लक्ष्यों के लिए जान गंवाने की ज़रूरत नहीं है। शिफ्ट खत्म होते ही अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। ये सब बातें बहुत से समर्पित डॉक्टरों को हमारे पास खींच लाई। यह एक और वानगी है कि QRG जिस तरह खुले विचारों वाले थे और विपरीत धारा में तैरने के इच्छुक रहते थे, उनकी विलक्षण कारोबारी बुद्धि पर उम्र कभी हावी नहीं हो सकी और ना ही उनकी तर्क शक्ति और दूरदृष्टि पर कभी इसका असर दिखा। अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद यदि कोई व्यक्ति नए विचार के प्रति उत्सुक रहे तो इसे उस पर ईश्वर की अनुकंपा ही कहा जा सकता है। एक लिहाज से QRG कुछ मामलों में रूढ़िवादी होने के साथ साथ गैर पारंपरिक भी थे। उन्हें कुछ भी ऐसा करना गवारा नहीं था जो उनके सिद्धांतों और परंपराओं से मेल न खाता हो। वे परंपराओं को लेकर किसी तरह के जोखिम या प्रयोग के विरुद्ध थे। नैतिकता के मामले में वे पुरातनवादी और डरपोक थे, लेकिन जब बात उनके कारोबार की आती तो वे नवाचारी होते और खुलेपन से सबकी राय लेने के लिए तैयार होते। उनमें जो सामने है उसके परे देखने की क्षमता थी। उन्होंने 1971 में हैवेल्स को खरीदा था। तब यह सिर्फ एक ब्रांड था। उस समय इस तरह के अधिग्रहण भारतीय कारोबार में आम नहीं माने जाते थे। लाइसेंस राज की बदौलत उस समय उत्पादन हर कारोबार की रीढ़ हुआ करता था। उन्होंने हैवेल्स ब्रांड को कंपनी बनाया, एक ऐसी कंपनी जो स्थानीय उद्योग से सामान खरीदती और उसे अपने ब्रांड के तहत बेचती। सन 1976 आते आते कंपनी का सालाना कारोबार 3 से 4 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। शुरुआत की अपेक्षा इतना बेहतर कारोबार किसी भी व्यक्ति के लिए संतुष्टिदायक था और इतना पैसा उनकी व उनके परिवार की खुशहाल जिंदगी के लिए पर्याप्त होता। पर QRG के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।
इस समय तक क्यूआरजी के दिमाग में यह बात अच्छी तरह घर कर गई थी कि ट्रेडिंग का कारोबार का दायरा बहुत छोटा होता है। वे किसी एक बिंदु तक ही कामयाब हो सकते थे, लेकिन इससे आगे तब तक नहीं जब तक कि वे उसके पास ब्रांड के साथ अपनी उत्पादन क्षमता यानी फैक्ट्री भी हो। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि वे अपने उत्पाद की गुणवत्ता को नियंत्रित करने में सक्षम होते। यही नहीं, ट्रेडिंग में लाभ का मार्जिन भी कम था। यदि आप अपना लाभ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी फैक्ट्रियों की ज़रूरत थी। ऐसे में जैसे ही आप उत्पादन करने लगते तो लागत अपने आप कम हो जाती। ऐसे में 5 वर्ष तक हैवेल्स ब्रांड के अंतर्गत दूसरी फैक्ट्रियों से उत्पाद लेने के बाद 1976 में एक छोटी सी असेंबली यूनिट स्थापित की। यहाँ घरों और फैक्ट्रियों के इस्तेमाल के लिए स्विच गियर बनाए जाने लगे। यह फैक्ट्री पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर के किराए के बेसमेंट में शुरू की गई थी। इसके बाद पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यूआरजी के मामले में एक बार गाड़ी पटरी पर आने के बाद कभी नहीं उतर सकती थी। यही हैवेल्स के साथ हुआ। अगले 3 वर्षों में दिल्ली व उसके आसपास और फैक्ट्रियां खोली गई। 1979 में दिल्ली के बादली इलाके में हैवेल्स के पास अपनी दूसरी फैक्ट्री थी। यहाँ हाई रैप्चरिंग फ्यूज़ HRC फ्यूज़ बनाए जाने लगे। ये फ्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ज़्यादा वोल्टेज होने पर ख़राब होने से बचाते थे। अगले साल तीसरी फैक्ट्री पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में शुरू की गई, जहाँ घरेलू और औद्योगिक दोनों इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक मीटर बनाए जाने लगे। वर्ष 1983 में क्यूआरजी ने टावर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स नाम की कंपनी को खरीदने के लिए बैंक से 35 लाख रुपए का लोन लिया। यह कंपनी अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। क्यूआरजी इस कंपनी के मालिकों को जानते थे। इस कंपनी के पास पूर्वी दिल्ली के नज़दीक साहिबाबाद इलाके में 10 एकड़ का प्लॉट था। बाद में उन्होंने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीटर बनाने का नया कारखाना स्थापित किया। आगामी वर्षों में कई और उत्पादन इकाइयों का अधिग्रहण किया गया। उनमें से कई अपनी श्रेणियों में देश की सबसे बेहतरीन इकाइयाँ थीं। आमतौर पर इन्हें गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता था। कुछ की तुलना तो दुनिया की सबसे बेहतरीन इकाइयों से की जाती है। जब गुणवत्ता की बात आती थी तो क्यूआरजी कोई समझौता नहीं करते थे। उनका ध्येय था, जो भी उत्पाद हम बनाएं वह सर्वोत्तम होना चाहिए। जिन एजेंसियों के साथ हम काम करें वे सबसे बेहतर हों। यह उनके लिए जुनून था, भले ही इसके लिए कई गुना अधिक खर्च हो। इस जुनून को हासिल करने के लिए क्यूआरजी ने कभी पैसों का मुंह नहीं देखा। वे कंपनी के बेहतरी के लिए कटौती में विश्वास नहीं करते थे। आज अगर हैवेल्स दुनिया भर में अपने उत्पाद बेच रही है तो यह उसके मजबूत उत्पादन आधार की बदौलत है। हमारे उत्पाद गुणवत्ता के किसी भी मामले में द्वयम नहीं है और हमारी कीमत प्रतिस्पर्धी है। उत्कृष्टता के जिस मुकाम पर आज हम खड़े हैं उसकी नींव क्यूआरजी ने 4 दशक पहले रखी थी। इसी तरह क्यूआरजी पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि से यह भांप लिया था कि आने वाले समय में बिजली के उपकरणों का बाजार विकसित होगा, जिसमें ब्रांड महत्वपूर्ण हो जाएगा। वर्ष 2007 में हैवेल्स घरेलू स्विचगियर बनाने में सबसे बड़ी कंपनी, केबल के बाजार में फिनोलेक्स के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, स्विचगियर बनाने में एंकर के बाद दूसरी, पंखा बाजार में चौथी और लाइटिंग में फिलिप्स जैसी कंपनियों से महज एक कदम पीछे थी। ये उत्पादों की श्रेणियों के साथ सशक्त ब्रांड, लाइटिंग में फिलिप्स व ओसराम, पंखों में क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ओरिएंट, पोलर और खेतान, केबल में फिनोलेक्स आदि हैं। लेकिन कंपनियां ब्रांड प्रमोशन पर अपने टर्नओवर का कुछ ही हिस्सा खर्च करती थी। इसका अधिकांश हिस्सा बहुत कम था। स्विचगियर और केबल जैसी श्रेणियों में ऐसा खर्च शून्य था। उस वक़्त क्यूआरजी ने कहा था कि यदि हैवेल्स को मार्केट में खड़ा होना है तो इसे विरोधियों द्वारा किए जा रहे अव्यवस्थित खर्च को तोड़ना होगा। इसलिए उन्होंने विज्ञापन के खर्च में भी अपने विरोधियों से सीधे सीधे 2 हाथ करने का मन बना लिया। इसके बाद हैवेल्स के ब्रांड प्रमोशन होने वाले खर्च को 15 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 80 करोड़ कर दिया गया। उस वक़्त यह हैवेल्स के टर्नओवर के 4% से अधिक था। वे सीधे अपने ग्राहक से संवाद करना चाहते थे। हमने विज्ञापन जगत में महारथी लॉ लिटांस से करार किया और एक कैंपेन तैयार करने को कहा।
बाल्की के नाम से मशहूर आर बालाकृष्णन, जो इस समय कंपनी के चेयरमैन और मुख्य रचनात्मक अधिकारी हैं, ने खुद इसकी कमान संभाली। यह तय किया गया कि ब्रांड 25 से 45 वर्ष के पुरुषों से संवाद स्थापित करेगा। इसके पीछे तर्क यह था कि अक्सर घरों में टाइल्स और बाथरूम फिटिंग महिलाएं तय करती हैं, जबकि बिजली के उपकरण के चयन की बात आती है तो इसका फैसला ज़्यादातर स्थिति में पुरुष ही लेते हैं। इस वर्ग के पुरुषों से संवाद करने के लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम उभर कर सामने आया क्रिकेट। सौभाग्य से सितारे हमारे साथ थे। वेस्ट इंडीज़ में हुए विश्व कप में भारत के खराब प्रदर्शन के चलते क्रिकेट का भाव कुछ गिरा हुआ था, लिहाजा हमारी कंपनी को बेहद सस्ती क्रिकेट विज्ञापन डील्स मिल गई। हमारे लिए यह बाजी पलटने वाला साबित हुआ। क्यूआरजी ने विज्ञापन के लिए हमेशा अपना स्तर ऊंचा बनाए रखा। यह सच्चाई है कि कुछ विज्ञापन नहीं चले, जैसे हैवेल्स पंखों का विज्ञापन जिनमें लोगों को पसीने के तालाब से चूसते हुए दिखाया गया, लेकिन बाकी विज्ञापन उच्च स्तरीय थे। इसकी बदौलत हमें वे सारे लाभ मिले जो सशक्त ब्रांड इक्विटी से आ सकते थे। हमें जिस मजबूत ब्रांडिंग की ज़रूरत थी वह हमें मिल गई थी। एक तत्काल फ़ायदा तो यह हुआ कि हैवेल्स जिस छूट पर अपने लैंप और फिक्सचर बेच रहा था वह ख़त्म हो गई। आगामी वर्षों में हैवेल्स अपने सभी श्रेणियों में सबसे अधिक पहचाना जाने वाला ब्रांड बन गया, इसे वैश्विक स्तर पर याद रखे जाने लगा। यदि ब्रांड मजबूत हो तो वह उत्पादक को कुछ नया करने का साहस देता है। क्यूआरजी को हमेशा ऐसे ही अवसर की तलाश रहती थी। जब हम पंखों के बाजार में उतरे तो क्यूआरजी ने विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने का फैसला किया। बेशक इसका मतलब था कि ग्राहकों को इन पंखों की अधिक कीमत चुकानी थी। यह धारा के विपरीत चलने जैसा था। पंखों के इस असंगठित बाजार में करीबन आधा दर्जन बड़े खिलाड़ी और छोटे खिलाड़ियों की फौज प्रतिस्पर्धा में थी। इनका आधे बाजार पर कब्जा था और कीमत ही अचूक हथियार था। इन छोटे उत्पादकों और उनके कम कीमत की हथियार से निपटने के लिए बड़े खिलाड़ियों ने छोटी असेंबलिंग यूनिट्स को काम दे दिया था। इस धंधे का मूल सूत्र वाक्य था कि कम से कम कीमत पर बेचो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर हासिल करो और बहुत कम लाभ पर इस धंधे को चलाओ। क्यूआरजी ने इन नियमों को मानने से ही इनकार कर दिया था। सबने कहा कि हमारी उच्च गुणवत्ता, उच्च मूल्य की रणनीति गलत है। वर्ष 2004 में जब इस रणनीति के तहत पंखों को लॉन्च किया गया तो हमारे 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स में से अधिकांश ने भविष्यवाणी की थी कि यह कारोबार तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हम कम कीमत वाले पंखे बाजार में ना उतार दें। हमारे वरिष्ठ प्रबंधकों की राय भी इससे जुदा नहीं थी। क्यूआरजी ने उनकी मांग को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। वे अनुसरणकर्ता नहीं बनना चाहते थे। उनकी प्रवृत्ति समूह की प्रवृत्ति से अलग थी और वे अक्सर इसका उपहास कुछ इस अंदाज में उड़ाते थे, 100 सवार दिल्ली चले तो आप भी चल दिए। वे भेड़ चाल की मानसिकता का अक्सर उपहास किया करते थे। रणनीति काम कर गई। आज हम देश के सबसे बड़े पंखे निर्माताओं में से एक हैं। उच्च गुणवत्ता वर्ग में हम निर्विवाद रूप से बेताज बादशाह हैं। लेकिन क्यूआरजी की असल विशिष्टता थी डीलर्स का प्रबंधन। मुझे आज तक अपने एक डीलर राकेश मेहरोत्रा की कहानी याद है। उन्होंने अपना सफ़र 1979 में हैवेल्स के कानपुर में एक छोटे से डीलर के तौर पे शुरू किया। आज वे एसोसिएट डायरेक्टर हैं। क्यूआरजी और उनके डीलर्स के नज़दीकी रिश्तेदारों की तासीर को बयां करने के लिए इस कहानी से उम्दा नज़ीर और कोई नहीं हो सकती। राकेश मेहरोत्रा की क्यूआरजी से पहली मुलाकात अप्रैल 1982 में हुई। साल 1981 और 82 में उन्होंने कानपुर में 1,37,000 रुपये का कारोबार किया था और अगले साल यानी 1982-83 के लिए उन्होंने वायदा किया था कि इसे बढ़ाकर 3 लाख कर देंगे। क्यूआरजी ने इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3,60,000 रुपये कर दिया। मेहरोत्रा ने थोड़े असहज भाव में क्यूआरजी से पूछा, मेरे फ़ायदों का क्या होगा? क्यूआरजी ने उन्होंने कहा, आप हैवेल्स का ख्याल रखिए, हैवेल्स आपका ख्याल रखेगी। इन बातों ने पता नहीं मेहरोत्रा पर क्या जादुई असर किया कि वे एक पल में उनके कृतज्ञ हो गए। उस साल उन्होंने 6 लाख रुपए से अधिक का कारोबार किया। क्यूआरजी ने आगामी वर्षों में कई अवसरों पर मेहरोत्रा को विशेष महसूस कराया। क्यूआरजी से उनकी पहली मुलाकात के 2 साल की बात है। मेहरोत्रा ने मेरे मामा
और QRG के साले सुरजीत जी से जिक्र किया कि उनका परिवार बहुत दिनों से सोनी टीवी खरीदना चाहता है। उस समय उसकी कीमत करीब 20,000 रुपये होगी। यह कीमत उस राशि से बहुत अधिक थी जो हैवल जैसी कंपनी अपने डीलर को लाभांश देती थी। अगले दिन सुरजीत जी ने QRG से बात कर मेहरोत्रा को कहा कि टीवी खरीद कर बिल उन्हें भेज दो। वर्ष 1988 में मेहरोत्रा की बहन की शादी होनी थी। QRG ने अकाउंट्स विभाग को बुलाया और साफ कह दिया कि उन पर पैसों को लेकर दबाव न बनाया जाए। QRG ने न सिर्फ उनकी बहन के विवाह में सम्मिलित हुए, बल्कि वे सबसे पहले पहुंचने और सबसे बाद में लौटने वाले व्यक्तियों में थे। कुछ साल बाद जिस परिवार में मेहरोत्रा की बहन की शादी हुई, उसमें कुछ आर्थिक संकट आ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्होंने कानपुर छोड़ने का मन बना लिया। मेहरोत्रा अपनी बहन के बहुत नज़दीक थे। वे इस संकट से सदमे में आ गए और नींद के लिए दवाओं का सहारा लेने लगे। जब QRG को इसका पता चला तो उन्होंने मेहरोत्रा को बुलवाया। मेहरोत्रा को उम्मीद थी कि वह सहानुभूति के शब्द कहेंगे, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। QRG ने उनकी समस्या सुनी और कहा वे हर पल उनके साथ हैं, पर मेहरोत्रा को फटकार भी लगाई कि वे इतने कायर कैसे हो सकते हैं कि उनकी नींद पर उनका नियंत्रण ना रहे और वह दवाओं के सहारे हो जाए। इस फटकार ने मेहरोत्रा के आसपास की नकारात्मकता को ख़त्म कर दिया। उन्होंने सारी समस्या का हल खुद ही निकाला। फटकार ने मेहरोत्रा की नींद की गोलियों और उनकी समस्या दोनों को उनके जीवन से दूर कर दिया। कुछ साल बाद जब मेहरोत्रा की माँ बहुत बीमार हुई तो QRG और मेरी माँ खुद कानपुर गए और पूरे दिन उनके साथ रहे। इस आत्मीय पुट ने मेहरोत्रा पर जैसे जादू कर दिया। वे एक डीलर से डिस्ट्रीब्यूटर बने और फिर उत्तर प्रदेश के लिए एजेंट और अंततः एसोसिएट डायरेक्टर। दरअसल QRG के दिल में मेहरोत्रा की तरह ही हर डीलर के लिए खूब जगह थी। QRG के लिए उनके डीलर उनके सहयोगी सहकर्मी नहीं, बल्कि उनका परिवार थे। QRG तकनीक को लेकर हमेशा संजीदा रहे और व्यवहारिक सोच रखते थे। तकनीक उनके लिए मंजिल नहीं, बल्कि अपने ग्राहकों को खुश करने का रास्ता थी। उन्होंने हमारे कारोबार के हर क्षेत्र में सबसे बेहतरीन तकनीकी दिमागों की पहचान की और अपने साथ रखने की कोशिश की। 90 के दशक तक पश्चिमी देशों में बुटीक फर्म से तकनीकी खरीदना आसान होता था। इसके बाद QRG को जल्द समझ आ गया कि पश्चिम में विशुद्ध रूप से तकनीकी कंपनियां धीरे धीरे बहुत राष्ट्रीय कॉरपोरेशन का हिस्सा बनती जा रही थी। ऐसे में हैवल्स की प्रोडक्ट तक पहुंच सीमित हो सकती थी। यही वह समय था जब उन्होंने इस बात पर जोर देना शुरू किया कि हमें तकनीक में अधिक निवेश करना चाहिए। इस तलाश की बदौलत ही हमारी अधिग्रहण केंद्रित विकास की रणनीति ने भविष्य में बड़ी भूमिका निभाई। इस पुस्तक के विचार ने तब आकार लिया जब हमने सिल्वेनिया को उबार लिया था। इसी दौरान मैंने महसूस किया कि मैं सहज बोध से क्या जानता हूँ। QRG की प्रबंधन शैली अनूठी थी। उनके काम करने का ढंग भारत के अधिकांश पारिवारिक कारोबारों को चलाने के तरीके से बिल्कुल जुदा था। साथ ही उनका तरीका पेशेवर वैश्विक कंपनियों के समूह को चलाने के ढंग से भी बिल्कुल अलग था। इस पुस्तक को लिखने के पीछे मेरा दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य यह भी है कि QRG को व्यवसायिक समुदाय में जितनी शोहरत और मान्यता मिलनी चाहिए थी उतनी कभी मिली नहीं। बिजली के सामानों के तेजी से बढ़ते घरेलू बाजार में वे बहुत ही सम्माननीय नाम थे। वैश्विक प्रकाश उपकरणों के मामले में सिल्वेनिया एक बहुत बड़ा नाम है। राष्ट्रीय स्तर पर जिन वर्गों के लिए हमने कुछ सामाजिक काम किए, उस समाज और उस समय के लिए QRG को बहुत बड़ा सम्मान, स्नेह और श्रद्धा मिली। हालांकि जब समग्र रूप से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान की बात आती है तो QRG का नाम उनके कद और सेवा के लिहाज से बहुत बौना नजर आता है। पहचान का यह अंधेरा उनकी नियति नहीं बल्कि विवशता थी। अपनी खराब सेहत के चलते उन पर यह दबाव था। लिहाजा मैं हैवल्स का सार्वजनिक चेहरा बना। बहुत से लोगों को लगता था कि यह रणनीति के लिहाज से सही है क्योंकि मैं ही हैवल्स के चेहरे का सबसे कामयाब फ्रेम हूँ, लेकिन यह आधा सच है। मैं सीधा रिकॉर्ड बनाना चाहता था। हैवल्स को मिली ऊंचाइयाँ QRG के बिना संभव नहीं थी। इस पुस्तक को लिखने का तीसरा कारण यह है कि QRG और मैं इस बात के अच्छे उदाहरण हैं कि कारोबार में किस तरह पिता और बेटा साथ काम कर सकते हैं।
मैं ऐसे बहुत से मामलों से परिचित हूं जिनमें पिता और पुत्र के बीच ऐसी समझदारी नहीं होती। QRG और मेरे बीच हमने एक ऐसा ढांचा बनाया जो बेहतरी से काम करता था। बहुत से व्यावसायिक परिवार व अन्य परिवार सीख ले सकते हैं और उसे खुद अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। मैं अपने पिता के जीवन, उनकी समय से आगे की अद्वितीय सोच और उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए जबरदस्त रूप से स्वयं को प्रेरित महसूस करता था। मेरा विचार था कि यह पुस्तक हमारे दुनिया भर के हजारों मौजूदा और भावी कर्मचारियों और प्रबंधकों को QRG के प्रबंध दर्शन को समझने में भी मददगार साबित होगी। यह पुस्तक हमारे अन्य वैश्विक निवेशकों, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, शेयरधारकों, ऋणदाताओं और ग्राहकों के लिए भी लाभदायक होगी। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह पुस्तक उन लाखों भारतीयों और वैश्विक प्रबंधकों, स्वनियोजित कारोबार करने की महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों के साथ साथ उद्यमी बनने का सपना लेकर हर साल 20 स्कूल में प्रवेश करने वाले एग्जीक्यूटिव को कारोबारी और व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। QRG एक स्वप्नदृष्टा और कर्मयोगी थे। हमारी जड़ें पंजाब में मलेरकोटला से नज़दीक एक गांव से जुड़ी हैं। 1 लाख से भी कम आबादी वाला मलेरकोटला संगरूर जिले का प्रमुख कस्बा है। यह लुधियाना को संगरूर से जोड़ने वाले राजमार्ग पर स्थित है। आज़ादी से पहले यहाँ एक मुस्लिम नवाब का शासन था। नवाब के इलाके में ज़्यादातर हिंदू और सिख आबादी रहती थी। दरअसल मालेरकोटला का नवाब अपनी सिख और हिंदू प्रजा का धर्म देखे बिना उनकी भलाई सोचता था। किंवदंती यह है कि वर्ष 1705 में सरहिंद के गवर्नर वजीर खान ने सिखों के अंतिम गुरु गोबिंद सिंह के दोनों बेटों को दीवार में चुनवाने का आदेश दिया तो मालेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान ने न सिर्फ इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया बल्कि उनके लिए दया की याचना भी की। जब विरोध और याचना का असर नहीं हुआ तो वह विरोध करता हुआ उनकी अदालत से बाहर आ गया। गुरु गोबिंद सिंह ने दयाशीलता के इस कार्य पर धन्यवाद दिया। इसके बाद सिखों ने प्रतिशोध स्वरूप चढ़ाई की तो मलेरकोटला को छोड़ दिया गया। कीमत राय गुप्ता यानी QRG के महापितामह यानी परदादा अथरमल एक गांव राजो माजरा में रहते थे। संगरूर और मालेरकोटला के बीचों बीच एक कस्बा है धुरी। यहाँ से पश्चिम में एक सड़क बरनाला की तरफ जाती है। जब आप बरनाला की तरफ आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी ही देर में राजो माजरा पहुँच जाएंगे। अथरमल एक कमीशन एजेंट थे और अपने व परिवार के लिए अच्छी आय अर्जित कर लेते थे। यह पारिवारिक काबिलियत ही थी कि मालेरकोटला के शाही दरबार में नियमित आगंतुक बन गए थे। अथरमल के पास कस्बे में काफ़ी ज़मीन जायदाद थी। उनके परिवार में कुछ लोग हाथियों और ऊँटों को रखने के लिए जाने जाते थे जो उस समय संपन्नता का प्रतीक थी। लेकिन उनकी कमाई को उनके इकलौते बेटे सर्वमल आगे नहीं बढ़ा सके। उन्होंने अपने पिता की संपत्ति को व्यसन में नहीं बल्कि दान देकर गंवा दिया। हालांकि गंवाना शब्द का इस्तेमाल उनके किए गए कार्य को सही महत्व देना नहीं होगा। इसकी बजाय बांटना शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर होगा। सर्वमल बहुत दरियादिल व्यक्ति थे। अपने पास मदद मांगने आए किसी भी व्यक्ति को वे इनकार नहीं कर पाते थे। सर्वमल ने अपनी पत्नी के तौर पर भी उस लड़की को चुना जो प्लेग के हमले के बाद गांव में अकेली बच गई थी। साफ तौर पर सर्वमल का समाजवादी मानसिकता की ओर तगड़ा झुकाव था। संभवतः उनके बाद पीढ़ियों में यह बीज उन्हीं से पड़ा। दुर्भाग्यवश उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए वे अपने परोपकार के काम को ही सिर्फ एक तरीके से आगे बढ़ा सकते थे। उन्होंने परिवार की चांदी बेचना शुरू की और यह निश्चित होना ही था। हमारे परिवार की संपत्ति क्षीण होना शुरू हो गई। हम लड़खड़ाने लगे। सर्वमल के 5 बेटे थे। लक्ष्मण दास जिनका जन्म 1909 में हुआ, लेखराज जिनका जन्म 1913 में, गंडाराम जिनका जन्म 1917 में और ओम प्रकाश जिनका जन्म 1924 में तथा प्रीतम चंद जिनका जन्म 1930 में हुआ। हम बनिया हैं जो देश के हर कोने में अपनी व्यावसायिक कुशलता के लिए जाने जाते हैं। दरअसल बनिया समुदाय को उनका यह नाम संस्कृत शब्द वाणिज्य से मिला है। संस्कृत में वाणिज्य का मतलब कारोबार होता है।
फिर भी सर्वमल के बेटों ने कारोबार की तरफ कोई खास झुकाव प्रदर्शित नहीं किया। खासकर लक्ष्मण दास, क्यूआरजी के पिता, इधर उधर कई छोटी मोटी नौकरियां करते रहे और बाद में उन्होंने एक कारोबार भी शुरू किया। दरअसल उनका झुकाव किसी अन्य चीज की अपेक्षा धर्म की ओर अधिक था। यह बात उनके लिए अच्छी रही कि स्वतंत्रता पूर्व के दिनों में उत्तर भारत में कारोबार आरंभिक स्थिति में था। पूरे उत्तर भारत में किसी महत्व की सिर्फ एक ही कंपनी थी, दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड। लाला श्रीराम के स्वामित्व वाली यह कंपनी बाद में डीसीएम लिमिटेड बन गई। उन दिनों कारोबार में पूंजी बहुत लगती थी और यहाँ वित्तीय संस्थाएं या बाजार विकसित हो रहे थे। ऐसे में कारोबार करने वालों के लिए सिर्फ खरीद फरोख्त का ही विकल्प बचता था। उसमें भी सर्वमल के बेटों ने कोई खास कौशल नहीं दिखाया। सर्वमल के चौथे बेटे ओम प्रकाश यानी ओपी गुप्ता ही इसके अपवाद थे। उनके मन में यह तीव्र इच्छा थी कि वे कुछ ऐसा करें जिससे परिवार की सारी दुश्वारियां समाप्त हो जाएं। इसी चाहत ने उन्हें पंजाब से बाहर जाने वाला परिवार का पहला शख्स बना दिया। उनकी पहली नौकरी कोयम्बटूर में लगी। वहाँ वे सेना में एक ठेकेदार के घर में काम करते थे। उनकी तनख्वाह 40 रुपये प्रति माह थी। वे ठेकेदार के कैंटीन में खाना खा लेते थे और अपनी पूरी तनख्वाह पिता के पास घर भेज दिया करते थे। वे इतनी चिंता करते थे। आगे चलकर उन्होंने पंजाब के गोविंदगढ़ में एक स्टील निर्माता के यहाँ नौकरी कर ली। वर्ष 1946 में ओपी गुप्ता ने एक बार फिर कलकत्ता की तरफ रुख किया। तब कोलकाता को कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। ऐसा कई बार हुआ कि उनके नियोक्ता ने उन्हें किसी काम से कलकत्ता भेजा। वहाँ से लौटकर उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया और बोरिया बिस्तर समेटकर हमेशा कलकत्ता रवाना हो गए। वह साल कलकत्ता के कुख्यात दंगों के लिए जाना जाता है। हवाओं में जैसे दरिंदगी तैर रही थी। लाशों से पटे रास्ते देखना आम बात थी, लेकिन ओपी गुप्ता ने भी तय कर लिया था कि वे एक बार कोशिश करेंगे। शुरुआत में वे सेंट्रल एवेन्यू में रहे और कॉटन स्ट्रीट पर एक छोटा सा ऑफिस किराए पर ले लिया। पहले उन्होंने लोहा और इस्पात को खरीद कर बेचने में अपना हाथ आजमाया। यह पैर पसारना कठिन था, पर ओपी गुप्ता कहाँ हार मानने वाले थे। पूरे कारोबार पर मारवाड़ियों का एक छत्र राज था और वह किसी बाहरी पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। लेकिन ओपी गुप्ता की जी तोड़ मेहनत ने उन्हें यह विचार बदलने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे यह बात पूरे कलकत्ता के व्यवसायियों में फैल गई कि एक पंजाबी छोकरा है जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। 1948 में उन्होंने शादी की और कलकत्ता को ही अपना घर बना लिया। जल्द ही उन्होंने ओपी गुप्ता एंड ब्रदर्स नाम से एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। उन्होंने अपने 2 भाइयों लक्ष्मण दास और गंडा राम को इसका पार्टनर बनाया, जिससे वे भी कुछ पैसे कमा सकें। अपने परिवार के प्रति उनकी चिंता को एक बार इस वाक्य ने साबित कर दिया। दोनों भाई उनके पास कलकत्ता में रहने चले गए। दोनों कुछ समय रहे भी, लेकिन यह तो स्पष्ट था कि इस कारोबार के नायक ओपी गुप्ता ही थे। यह खासकर गंडाराम गुप्ता के लिए मुश्किल था, जो दोनों में ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे। ऐसे में वे असहज होने लगे, लिहाजा दोनों में कलकत्ता छोड़ देने का फैसला किया और पंजाब लौट आए। वर्ष 1958 में ओपी गुप्ता ने लोहे व इस्पात का कारोबार छोड़ दिया और बिजली उपकरणों का कारोबार करने लगे। इसके लिए उन्होंने 1952 में ओपी गुप्ता एंड कंपनी भी बनाई। लक्ष्मण दास साधारण और संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्हें ना तो महानता की चाह थी, ना ही इसके लिए साम दाम दंड भेद का सहारा लेते थे। वे अपने 7 बच्चों के पिता बनकर खुश थे। उन्हें 3 बेटे और 4 बेटियां हुई। केवल कृष्णा, जिसका जन्म 1930 में हुआ, कांता, जिसका जन्म 1934 में हुआ, कीमत राय गुप्ता यानी क्यूआरजी, जिनका जन्म 1937 में हुआ, कमला, जिनका जन्म 2 साल बाद यानी 1939 में हुआ, कैलाश, जिनका जन्म 1942 में हुआ, सरला, जिनका जन्म 1945 में हुआ और सबसे छोटे सुरेंद्र, जिनका जन्म 1948 में हुआ। क्यूआरजी के शैशव काल के बारे में बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। उन दिनों गर्मियों में परिवार के सभी लोग घर की छत पर सोते थे। रोज रात में बिस्तर छत पर ले जाकर बिछाए जाते थे। सुबह होने पर जब सब उठ जाते तो उन बिस्तरों को तह लगाकर ऊपर से आंगन में फेंक दिया जाता था। एक दिन मेरे दादा यानी लक्ष्मण दास ने
एक बिस्तर को तह लगाकर गोल बनाया और उससे आंगन में उछाल दिया। वे इस बात से अनजान थे कि उस बिस्तर में उनका 2 महीने का बेटा क्यूआरजी सो रहा है। चमत्कारिक ढंग से कीमत को कुछ नहीं हुआ। घर परिवार के बुजुर्गों ने इसे दैवी चमत्कार समझा। परिवार के पुरोहित पंडित जगन्नाथ को बुलाया गया और कीमत की कुंडली बनाने का आग्रह किया गया। पंडित ने उनकी जन्म तिथि और उनके जन्म को देखकर कुंडली बनाई। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह बच्चा यश और धन दोनों में बहुत ऊंचा स्थान हासिल करेगा, इतना कि वह हमेशा कारों से घिरा रहेगा। दरअसल उन दिनों सबसे अमीर लोग ही कार खरीद पाते थे। सर्वोच्च वैभव का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण किसी भी घर में कार होने को माना जाता था। लेकिन कार में घूमना परिवार के लिए ऐसा दूरगामी सपना था कि इस भविष्यवाणी का मजाक उड़ाया जाने लगा। परिवार का हर कोई सदस्य कहता था कि कारों से घिरा होने का मतलब है कि क्यूआरजी किसी चौराहे पर खड़ा होकर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी निभाएंगे। क्यूआरजी ने अपनी पढ़ाई मलेरकोटला के सनातन धर्म स्कूल में शुरू की। जो लोग उन्हें उस समय से जानते थे वे कहते थे कि बच्चे पर देवी की कृपा थी और यह कुछ चमत्कारिक करने के लिए ही पैदा हुआ है। वे पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्यूआरजी के दिल में सपने थे। उस समय रूढ़िवादी समय में बच्चों का पालन पोषण दूसरे तरीके से किया जाता था। उनके सपनों को अक्सर ख्याली पुलाव बताकर खारिज कर दिया जाता था, बल्कि उन्हें वह करियर चुनना होता था जो माता पिता तय करते थे। संभवतः परिजन अधिक व्यवहारिक थे। बच्चे सपना देखना भी नहीं चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि सपने टूटने के साथ दिल भी टूट जाता है। ऐसे परिणाम से बचने के लिए सपनों को अंकुरित होने से पहले ही नष्ट कर दिया जाता था। ऐसे में ना सपने देखो ना दिल टूटे। उन दिनों यह भारत की हकीकत थी, जिसके चलते अधिकतर भारतीयों के लिए अपने सपनों को वास्तविकता में बदल पाने के बहुत कम अवसर थे। क्यूआरजी के चाचा ओपी गुप्ता पहले ऐसे शख्स थे जिन्हें एहसास हुआ कि यह लड़का छोटे कस्बे पंजाब की मानसिकता से परे जीवन के बारे में सोच रहा है। एक बार जब वे छुट्टियां बिताने के बाद कलकत्ता लौट रहे थे तो उन्होंने सबसे पूछा अगली बार जब वे आएंगे तो उनके लिए क्या लेकर आए। जब युवा क्यूआरजी की बारी आई तो उन्होंने तपाक से कहा, मुझे जापानी मेम साहब चाहिए। बाकी सब इसे क्यूआरजी का लड़कपन समझकर हंसने लगे, पर ओपी गुप्ता समझ गए कि उनका भतीजा अब छोटे शहर की बंदिशों को तोड़ने के लिए बेताब है और उसे कोई ताकत इस छोटे कस्बे पंजाब में रोक कर नहीं रख सकती। अपने अंतिम दिनों तक ओपी गुप्ता इस वाक्य को लोगों को बताते रहे कि किस तरह उन्होंने अपने भतीजे कीमत में क्यूआरजी को पहचान लिया था। क्यूआरजी भले ही छोटे थे पर अपने आसपास हो रही घटनाओं का बहुत ही गहराई से अवलोकन करते थे। इसलिए उन्हें जल्दी ही यह समझ आ गया कि उनके परिवार की स्थिति गंभीर है। उनके पिता लक्ष्मणदास पर्याप्त कमाई नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हर बीतते महीने के साथ वे कर्ज में गहरे डूबते जा रहे थे। क्यूआरजी को यह चिंता सताती कि इतने बड़े परिवार का पेट कैसे भरेगा, बहनों की शादी के लिए पैसे कौन देगा। एक निश्चित उम्र से पहले लड़कियों की शादी न कर पाने वाला परिवार समाज में बेइज्जती का शिकार होता था। यह सवाल युवा क्यूआरजी को बुरी तरह परेशान किए हुए था। जो मामले ओपी गुप्ता को परेशान किए हुए थे, अब उनके चलते क्यूआरजी की रातें भी आंखों में कटने लगी। लक्ष्मणदास के ससुराल पक्ष का लुधियाना के खन्ना जिले में छोटा कारोबार था। उन्होंने लक्ष्मणदास को कारोबार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। उनकी कंपनी झारूमल विलायती राम की गोविंदगढ़ में रोलिंग मिल थी। साथ ही वे मिट्टी का तेल भी बेचते थे। उन्होंने लक्ष्मणदास को 200 रुपये प्रति माह वेतन की पेशकश की। मेरे दादाजी के लिए यह कोई आसान फैसला नहीं रहा, क्योंकि देश के इस हिस्से में अपने ससुराल पक्ष का एहसान लेना काफ़ी शर्मिंदगी का सबब माना जाता है। लेकिन परिस्थिति इतनी भयंकर थी कि लक्ष्मणदास के पास हामी भरने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। 1948 में उन्होंने अपने अहंग को दरकिनार कर परिवार सहित गोविंदगढ़ जाने का फैसला किया। खन्ना में नाना के यहाँ क्यूआरजी की पढ़ाई जारी रही। उनके पिता का 200 रुपये प्रतिमाह वेतन पूरे परिवार के लिए पूरा नहीं पड़ता था, लिहाजा कर्ज के बोझ लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। 1953 में
मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद क्यूआरजी को लगा कि पढ़ाई वह आराम तलबी नहीं है जिसका खर्च वे उठा सके। वे अपने पिता का साथ देंगे। यह बात और है कि ईश्वर ने उन्हें दूसरा मौका दिया। उन्होंने इसका लाभ भी उठाया। उन्होंने काम करते करते अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने की कोशिश की, लेकिन माँ की खराब तबीयत के चलते फिर उसे रोकना पड़ा। इन मौक़ों के बीच भी उन्होंने आखिर तक पढ़ना और सीखना जारी रखा। परीक्षा का परिणाम आने से पहले क्यूआरजी एक स्थानीय स्कूल में ड्राइंग टीचर बन गए थे। उनकी पहली तनख्वाह 90 रुपये प्रति माह थी, लेकिन 2 महीने के बाद ही उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने पिता की सहायता के लिए झारूमल की मिट्टी के तेल की दुकान पर हाथ बांटने लगे। किशोर अवस्था में अपनी पसंद के कामों को छोड़कर संसारिक कामों में लग जाना किसी भी तरुण के लिए आसान नहीं होता। इस बात की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है कि क्यूआरजी को अपने परिवार पर लगातार बढ़ते कर्ज और बुरे हाल ने किस तरह झकझोरा होगा। अनजाने में ही सही, नियति ने क्यूआरजी को उस तरफ धकेल दिया था जिसमें वे सर्वश्रेष्ठ थे, यानी कारोबार की तरफ। झारूमल विलायती राम की लुधियाना रोड पर स्थित चावा पहल नामक स्थान पर मिट्टी के तेल की एक और छोटी सी दुकान थी। यह दुकान बुरी तरह घाटे में चल रही थी। क्यूआरजी को यह दुकान चलाने का प्रस्ताव दिया गया। आबादी के बाहर बनी इस दुकान को चौकी की तरह माना जा सकता था। यहाँ ग्राहक नहीं आते थे, आते भी थे तो बहुत ज़्यादा नहीं, और यह क्यूआरजी का कर्तव्य था कि साइकिल पर नज़दीकी गांवों तक जाएं और मिट्टी का तेल बेचें। उस समय मिट्टी का तेल सूरज ब्रांड के नाम से बेचा जाता था। इसकी टैगलाइन भी थी, सूरज मार्का मिट्टी का तेल, रात को दिन बना दे। क्यूआरजी ने महसूस किया कि यह उनके लिए एक अवसर है। जल्द ही उन्हें चावा पहल की घाटे वाली दुकान की काया पलट कर दी। घाटा खत्म हो गया था, मुनाफा शुरू होने लगा था। यह पहला मौका भी था जब युवा क्यूआरजी के उर्वर दिमाग का व्यावसायिक कौशल का यह पहला प्रदर्शन था। क्यूआरजी को उनके चाचा ओपी गुप्ता ने बचपन में 2 पुस्तकें भेंट की थी। इन पुस्तकों का उनके सोचने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये पुस्तकें थी डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। जब मैंने क्यूआरजी को यह पुस्तक लिखने की अपनी योजना के बारे में बताया तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, मुझे यह पुस्तक कार्नेगी की शैली में लिखनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर 100 साल बाद भी पुस्तक पढ़ी जाए तो वह लोगों को आकर्षित करे और उसमें ऐसी जानकारी हो जो उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सके। वे अक्सर कहते थे कि उनकी चाचा की दी हुई इन 2 पुस्तकों ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। वे ऑफिस में और बाहर सबको कहते थे उन्हें यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। कार्नेगी से उन्होंने लंबे समय चलने वाले व्यक्तिगत नेटवर्क और व्यावसायिक संबंधों को खड़ा करने की कला तथा विज्ञान सीखा। वे अक्सर कहते थे पुस्तक में बताए गए संबंधों के क्रम लेखक की मौत के लगभग 6 दशक बाद भी लोगों को आकर्षित करते हैं। पुस्तक में बताए गए लोगों से व्यवहार करने के तरीकों को तो उन्होंने अपने जीवन में ही उतार लिया था। ये तरीके हैं किसी से नाराज होने पर भी उसकी निंदा करने में कोताही बरतना, लोगों को ईमानदार और सच्ची तारीफ करना, लोगों में वास्तविकता में रुचि लेना, अच्छा श्रोता बनना, दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना, दूसरों के प्रति सम्मान प्रकट करना, अपनी गलतियां स्वीकार करना, चुनौतियां पेश करना और कई अन्य। बाद में जो लोग उन्हें जानते थे उन्हें इस बात पर भी आश्चर्य होता था कि क्यूआरजी के कोई दुश्मन नहीं थे। कुछ लोग कहते थे वे रामायण के बाली की तरह थे जिन्हें दुश्मन सामने आते ही उनका आधा बल हासिल हो जाता था। नेपोलियन हिल के सबक कारोबारी लीडरशिप और उद्यमशीलता के संबंध में थे। यह बात और है कि क्यूआरजी ने कभी कारोबार के भौतिक पक्ष को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इसलिए यही वजह है कि इस पुस्तक में अमीर बने के भाग को उन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उनका तब तक भी मानना था कि लेखक की व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा करने के नियमों पर गहरी पकड़ और समझ है। इस पुस्तक से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। जैसे किसी उपलब्धि की शुरुआत प्रबल इच्छा शक्ति है। मस्तिष्क वह हासिल कर सकता है जिसके बारे में वह सोच सकता है और विश्वास कर सकता है। हर इंसान अपने भाग्य का खुद मालिक होता है।
सफलता के पहले अस्थायी हारें आती हैं। हर विपरीत परिस्थिति या सफलता अपने साथ अधिक बड़े लाभ का बीज लेकर आती है और संपूर्णता का सर्वोच्च स्तर बनाए रखना अनिवार्य होता है। संबंध बनाने की कला के अपने पहले व्यवहारिक सबक उन्होंने किशोर अवस्था की उम्र में सीखे, जब वे चावा पहल के नज़दीकी गांवों में साइकिल से किसानों को मिट्टी का तेल बेचने जाते थे। जिन लोगों से वे मिलते थे वे सामंती प्रवृत्ति के अमीर थे। उसके लिए छोटी से छोटी गलती पर किसी को पीट देना या उनकी जान ले लेना आम बात थी। उनके या उनके परिवारजनों के लिए एक गलत शब्द का इस्तेमाल और आप इतिहास बन जाते थे। क्यूआर जी याद करते हुए कहते थे, कार्नेगी और हिल की पुस्तकों से मैंने सीखा कि मुझे अपने ग्राहकों को अच्छी तरह जानना है। उनसे एक ऐसा राब्ता कायम करना होगा जिससे वे सहज महसूस करें। यही वजह थी मैं इन जमींदारों को दादाजी और वीर जी यानी बड़े भाई के संबोधनों से बुलाता था। मैं उनसे कारोबार से पहले व्यक्तिगत मामलों पर बात करता था। मैं कारोबार के बारे में बात नहीं करता था, लेकिन उन्हें बड़े बुजुर्ग के तौर पर जानता था। यद्यपि वे उस समय मुझसे कुछ नहीं खरीदते थे, लेकिन बाद में खरीद लेते थे। रणनीतिक सेल्स प्रबंधन के दुनिया भर में विख्यात शिक्षक और लेखक जैक कैरोल ने कहा था कि कोई चीज़ बेचने की असल कला है बेचने को छुपाना, यानी शांत, स्थिर, अच्छी तरह से तैयार सेल्स पर्सन जो अपनी सीखी हर तकनीक को भूल जाए, सिर्फ लोगों की सुने और त्वरित प्रतिक्रिया दे। ऐसा ही क्यूआर जी ने उन सामंती जमींदारों के साथ किया। वे उन्हें कुछ नहीं बेचते थे, वे बस उनसे बात करते थे और उन्हें महसूस कराते थे कि वे उनके बिल्कुल नज़दीकी सामाजिक परिवेश का हिस्सा हैं। यह रणनीति बेहद कारगर रही और सामंती जमींदार उनके नियमित ग्राहक भी बन गए। क्यूआर जी ने इस दौरान दुविधा का सामना किया जो एक अप्रत्याशित तिमाही से आई थी। क्यूआर जी पर बहुत दबाव बनाया गया कि वे ज़्यादा मुनाफे के लिए मिट्टी के तेल में मिलावट करना शुरू कर दें। इस अनैतिक काम ने क्यूआर जी को असहज बना दिया। उन्होंने अपने चाचा ओपी गुप्ता से सलाह मांगी। ओपी गुप्ता अब तक क्यूआर जी के दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक बन गए थे। दोनों लोगों के सोचने का तरीका एक ही था जो उन्हें नज़दीक ले आई थी। अपने पूरे जीवन काल में क्यूआर जी ने हमेशा ओपी गुप्ता को अपना परामर्शदाता माना। उनके चाचा ने उन्हें बहुत व्यवहारिक सलाह दी, पहले अपना पेट भरो और इसके बाद ऐसे मामलों के बारे में सोचो। यह व्यवहारिक सलाह थी, लेकिन मिलावट का विचार क्यूआर जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने असूलों से समझौता नहीं किया। अपनी कठोर मेहनत से क्यूआर जी ने चावा पहल की दुकान को सफल उपक्रम बना दिया। पुरस्कार स्वरूप उन्हें लाभ का हिस्सा भी मिला। इस पैसे से उन्होंने वर्ष 1955 में अपनी 2 बहनों कांता और कमला की शादी की। अपने पिता लक्ष्मण दास का सारा कर्ज चुका दिया। उन्होंने अपने लिए भी ठीक ठाक रकम के तौर पर 9,000 रुपये बचा लिए। चूंकि ओपी गुप्ता को अपने भाई बहनों की हमेशा चिंता रहती थी, यही वजह थी कि उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई प्रीतम चंद या पीसी गुप्ता, जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, को अपनी ओपी गुप्ता एंड कंपनी में काम करने के लिए कलकत्ता बुला लिया। सन 1952 या आसपास पीसी गुप्ता का विवाह हो गया। कुछ सालों बाद उन्होंने दिल्ली में बसने का फैसला किया। अपने भाई के साथ काम कर चुके पीसी गुप्ता विद्युत उपकरणों का ही कारोबार राजधानी में जमाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने दिल्ली में बिजली के सामान का केंद्र बन चुके भागीरथ पैलेस में एक छोटी दुकान ली। यह जगह दिल्ली के चांदनी चौक से बहुत दूर नहीं थी। चांदनी चौक का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। मुगल बादशाह शाहजहां ने जब अपनी राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद यानी दिल्ली स्थानांतरित की, तो उन्होंने यमुना किनारे अपने लिए लाल किला बनवाया। चांदनी चौक या चौराहा लाल किले का ही विस्तृत रूप था, जो सन 1650 में बना। यहाँ दुकानें बनाई गई और बसाहट की गई। इस बसाहट की परिकल्पना का श्रेय शाहजहां की बेटी जहानारा को जाता है। चांदनी चौक का नाम या तो चांदनी रातों में उसकी खूबसूरती की वजह से पड़ा, या फिर यहाँ बसे चांदी के कारीगरों के बेहतरीन काम की जगमगाहट ने उसे यह नाम दिया, जो चांदी चौक से बिगड़ते बिगड़ते चांदनी चौक हो गया। भागीरथ पैलेस की कहानी और अधिक दिलचस्प है।
विलियम डैल रिम्पर की पुस्तक द लास्ट मुगल के मुताबिक यह आवास बेगम समरू का आशियाना था। बेगम समरू एक नर्तकी थी जो बाद में रानी बन गई। रानी समरू जर्मन लड़ाके वाल्टर रेनहार्ट की बीवी थी। रेनहार्ट ने वर्ष 1747 में फ्रांसीसी सेना में रहते हुए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ युद्ध लड़ा था। बाद में रेनहार्ट ने अपनी वफादारी मुगलों के नाम कर दी थी। समरू दरअसल कश्मीरी थी जिनका असली नाम फरजाना जेबुनिसा था। रेनहार्ट के साथ उसका प्रेम महज 14 या 15 वर्ष की उम्र में ही परवान चढ़ गया था। उसका नया नाम सोमबर का भारतीय रूपांतरण था। यह रेनहार्ट का उपनाम भी था जो उनके चेहरे के हाव भाव के चलते पड़ा था। रणनीतिक षड्यंत्र रचने में बेगम की अभिरुचि व कौशल आश्चर्यजनक थे और इसकी पुष्टि उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से की गई सौदेबाजी करने की क्षमता से होती थी। मुगलों से उनकी नज़दीकी भी जग जाहिर थी। 2 बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने मुगलों को संकट से बाहर निकाला। मुगल शासक शाह आलम तो उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे। शाह आलम के पुत्र अकबर शाह ने चांदनी चौक का बाग बेगम को भेंट किया। यहीं पर भागीरथ महल का निर्माण हुआ। भागीरथ पैलेस के नाम से मशहूर अब यह जगह भारतीय स्टेट बैंक का कार्यालय है। बेहद जीर्ण शीर्ण हालत में भागीरथ पैलेस अपने उस बेहतरीन इतिहास की याद में कराहता अक्सर दिख जाता है। वहीं बेगम की बाकी विरासतें भी विवाद और बदहाली की जद में आ गई हैं। मुगल शासकों का यही अवशेष भागीरथ पैलेस 1940 के दशक में बिजली के उपकरणों का थोक बाजार बन गया। पीसी गुप्ता ने अपनी 70 वर्ग फीट की दुकान यहाँ स्थापित की। चूंकि पीसी गुप्ता कलकत्ता से आए थे जहाँ मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी जैसे नाम काफ़ी प्रचलन में थे, इसलिए उसी से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी दुकान का नाम गुप्ता जी एंड कंपनी रख लिया। जनवरी 1958 से उन्होंने यह कारोबार शुरू कर दिया था। उसी वर्ष अगस्त में क्यूआरजी छुट्टियों में दिल्ली आए और अपने चाचा पीसी गुप्ता के साथ उनके दरियागंज स्थित घर पर रहे। उन दिनों किसी भी शहर में रिश्तेदार या परिचित का घर होने पर होटल में रुकना असभ्यता मानी जाती थी। क्यूआरजी की जिंदगी बहुत जल्द बदलने वाली थी। पीसी गुप्ता को व्यावसायिक यात्रा पर शहर के बाहर जाना था, लिहाजा उन्होंने क्यूआरजी से कुछ दिन रुककर दुकान संभालने को कहा। यहाँ भी क्यूआरजी ने कमाल दिखाया। पीसी गुप्ता जब लौटे तो उन्होंने पाया कि उनकी गैर मौजूदगी में क्यूआरजी ने दुकान की बिक्री को कई गुना बढ़ा दिया था। उन्होंने वक्त गवाए बिना क्यूआरजी को कारोबार में साझेदार बनाने का प्रस्ताव दे दिया। हालांकि प्रस्ताव के साथ उन्होंने शर्त भी लगाई। चूंकि पीसी गुप्ता ने दुकान और उसमें सामान भरने में 20,000 रुपये निवेश किए थे, इसलिए क्यूआरजी को 10,000 रुपये देने थे, तब वे बराबरी के साझेदार बन जाते। इस प्रस्ताव से क्यूआरजी भौचक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या प्रतिक्रिया दें। उन्होंने पीसी गुप्ता से अनुनय विनय की कि उनकी जगह उनके बड़े भाई केवल कृष्णा को साझेदार बना दिया जाए, क्योंकि केवल की शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे थे और उस वक्त चंडीगढ़ में काम कर रहे थे। पर हीरे की परख जोहरी को ही होती है। पीसी गुप्ता अड़ गए कि वे सिर्फ क्यूआरजी को ही अपना साझेदार बनाएंगे। कुछ समय बाद क्यूआरजी मान गए। उनके पास अपने बचाए 9,000 रुपये तो थे ही, बाकी 1,000 उन्होंने अपने जीजा राजकुमार से उधार लिए। राजकुमार उनकी बहन कमला के पति थे जो जम्मू के पास पठानकोट में रहते थे। क्यूआरजी की नियति उन्हें दिल्ली ले आई थी। 1 महीना बीतते बीतते क्यूआरजी ने अपने माता पिता, 2 बिन ब्याही बहनों कैलाश व सरला और छोटे भाई सुरेंद्र जी को दिल्ली बुलाने का फैसला कर लिया। उन्होंने यमुना के पार कृष्णनगर में एक छोटा घर किराए पर लिया। यह इलाका विभाजन के बाद विस्थापित हुए लोगों के लिए बसाया गया था। जिस कंपनी ने वहां प्लॉट काटे थे और बाजार के बीचों बीच कॉलोनी विकसित करने में मदद की थी, वह कोई और नहीं बल्कि डीएलएफ थी। वही डीएलएफ कंपनी जो आज देश की सबसे बड़ी और सबसे मूल्यवान रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है। परिवारजनों को गोविंदगढ़ छोड़ने के लिए मनाना क्यूआरजी के लिए आसान नहीं था। मेरे दादा यानी लक्ष्मण दास ने दिल्ली जाने का फैसले का विरोध किया। वे चाहते थे कि क्यूआरजी गोविंदगढ़ में ही किराने की दुकान करें, लेकिन क्यूआरजी जानते थे कि पंजाब के इस छोटे नगर में विकास का दायरा सीमित है।
वे किराने की दुकान करके भी संभवतः सुकून से जी सकते थे, लेकिन यदि परिवार के जीवन का स्तर को बेहतर बनाना था तो उन्हें इसके लिए खुद का भविष्य संवारना था, और वह दिल्ली में ही संभव था। शायद अपने मस्तिष्क में उन्होंने भविष्य की झलक पाली थी। कुछ साल पहले ओपी गुप्ता ने क्यूआरजी को बड़े शहरों में उपलब्ध अवसरों के बारे में बताया था। कलकत्ता से लिखे अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा, यहाँ नोट हवा में तैरते हैं, सिर्फ उन तक पहुंचकर उन्हें हवा से तोड़ने वाला चाहिए। इन शब्दों का जादू क्यूआरजी भूले नहीं थे। उनका दिल दिल्ली जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया था। उनके माता पिता दिल्ली में बसने का विचार बहुत अधिक समर्थन नहीं कर रहे थे। वे अपनी बात पर अड़े थे। उन्हें एक नई जगह नई शुरुआत करने में हिचक हो रही थी, लेकिन क्यूआरजी ने अपना इरादा पक्का कर लिया था। एक समय माँ ने तो उन पर ताने भी कसे। उन्होंने कहा कि अब उनके पास पैसा है, इसलिए वे अपनी इच्छाएं दूसरों पर थोपना चाहते हैं। क्यूआरजी ने इसका जवाब जिस तरीके से दिया उस तरीके से वे ही दे सकते थे। उन्होंने अपनी पासबुक अपनी माँ को देकर कहा, मैं अपने भले के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के भले के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि पैसे ने मुझे भटका दिया है, बदल दिया है, तो मैंने अब तक जो पैसे बचाए हैं वे सारे आप रख लीजिए। धीरे धीरे क्यूआरजी ने अपने पूरे परिवार को मनाया और वे सब दिल्ली आने को राजी हो गए। क्यूआरजी याद करते हुए कहते हैं, मैंने अपने पिता को मना लिया था। मैंने उन्हें यह विश्वास दिला दिया था कि दिल्ली में विकास के कहीं ज़्यादा अवसर हैं। पूरा परिवार मेरे साथ था। जब मेरे पिता को उनके कलकत्ता वाले भाई यानी ओपी गुप्ता ने समझाया कि उनके लिए दिल्ली जाकर मेरे और बाकी परिवार के साथ बसना ज़्यादा फायदेमंद है, तो मेरे पिता के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। ओपी गुप्ता की राय को पूरे परिवार में बहुत महत्व दिया जाता था। क्यूआरजी जब तक अपने नए कारोबार में पांव पसारते, तब तक भागीरथ पैलेस में करीब 100 दुकानें और खुल चुकी थी। कुछ दुकानें उनकी दुकान जितनी ही छोटी थी, जबकि कुछ दुकानें बहुत बड़ी थी। हर दुकान महीने में औसतन 10,000 रुपये का कारोबार करती थी। अगले 9 वर्षों तक 1958 से 1967 तक गुप्ता जी एंड कंपनी ने इतना ही कारोबार किया। 15 से 20% लाभ और लागत को घटाने के बाद दोनों साझेदारों के हिस्से में कभी कभी 1,000 तो कभी कभी 500 रुपये आते थे। उन दिनों को याद करते हुए क्यूआरजी कहते हैं कि महीने का खर्च एक समान था और हम जितना कमाते परिवार पर खर्च हो जाता। हमारा कारोबार ठीक चल रहा था पर बढ़ नहीं पा रहा था। हालांकि मेरे चाचा इससे संतुष्ट थे। भागीरथ पैलेस के व्यापारियों की रणनीतियां सीधी सच्ची थी। बिजली उपकरण बनाने वाली कंपनियां कोटा सिस्टम के जरिए बड़े थोक विक्रेताओं को निश्चित तादाद में उपकरण देती थी। थोक विक्रेता ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से व्यापारियों को निश्चित तादाद में वही सामान देते थे। व्यापारी अपने लाभ के साथ उस उपकरण का मूल्य निर्धारित करते और प्राइस टैग लगाकर उसे खुदरा दुकानदारों और आसपास के छोटे शहरों में बेच देते। सब पैसा बनाते, कोई कम तो कोई ज़्यादा। कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती थी। गुप्ता जी एंड कंपनी मुख्यतः केबल बेचती थी, जिसे मुख्य रूप से 2 कंपनी बनाती थी, इंडियन केबल और निको केबल। निको केबल अब भी अस्तित्व में है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और समूह के राजीव कौल इसके चेयरमैन हैं। कुछ और छोटे निर्माताओं की भी बाजार पर पकड़ थी। व्यापार का मूल तरीका आज भी वही है जो पहले हुआ करता था। थोक और खुदरा बाजार में उपकरणों के मूल्य में अंतर होता है, इसलिए बिचौलिए थोक बाजार से सस्ते सामान खरीदते हैं और अपना लाभ जोड़कर उसे बाजार में बेच देते हैं। 1960 के दशक में गुप्ता जी एंड कंपनी ने यही काम किया। इस कारोबार को समझना कोई मुश्किल काम नहीं था। क्यूआरजी को कुछ दिनों में ही उत्पाद, उनके दामों, लाभकारी सौदे को कम करना आ गया था। क्यूआरजी कहते थे, मेरे सहयोगी व्यापारी मुझे व्यापार के गुर सिखाने के इच्छुक दिखते हैं। इस व्यापार को समझने के लिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को कितने दिन लग सकते हैं। मेरे साथ अच्छी बात यह थी कि मुझे गांव के स्तर पर व्यापार का अनुभव था। गांव से देश की राजधानी तक का परिवर्तन और पेशेवर सामंजस्य बिठाना कोई मुश्किल काम नहीं था। क्यूआरजी कहा करते थे, मैं इतनी अच्छी हिंदी बोल लेता था कि किसी को यह अंदाजा भी नहीं हुआ कि मैं पंजाबी हूँ।
बाद में भी बहुत कम लोग इस हकीकत को जान पाए कि हम पंजाबी हैं। उन शुरुआती वर्षों में गुप्ता जी एंड कंपनी पूरी तरह थोक विक्रेता नहीं थी। कंपनी के पास थोक व्यापारियों की तरह निर्माताओं से सीधे सामान खरीदने का अनुबंध नहीं था। क्यूआर जी और उनके चाचा खुदरा विक्रेता नहीं थे, यानी वे सीधे ग्राहकों, संस्थानों और व्यक्तियों को सामान नहीं बेचते थे। वे वितरण श्रृंखला में महज बिचौलियों की भूमिका में थे। वे थोक विक्रेताओं से सामान खरीदते और उन खुदरा व्यापारियों को बेचते जो मोल तोल के लिए भागीरथ पैलेस आते, या फिर जिन्हें क्यूआर जी छोटे शहरों का दौरा करते वक्त आने का न्योता देते। अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए क्यूआर जी सस्ता सामान खरीदने बॉम्बे जैसी बड़ी जगह जाते। यहाँ उन्हें सामान सस्ता मिलता जिसे वह कानपुर और मेरठ जैसे शहरों में ऊंचे दामों पर बेच देते थे। जिंदगी आराम से चल रही थी। ज़्यादातर व्यापारी सुबह 8-10 बजे के बाद भागीरथ पैलेस अपनी दुकान पर आते थे। तब तक क्यूआर जी अपना सारा काम निपटा लेते थे, यहाँ तक कि दुकान की खाता बही का काम भी। काम खत्म होने के बाद कारोबारी आपस में बातचीत करते, गप लड़ाते, चाट खाते और चाय की चुस्कियाँ लेते। व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता सब में थी, पर गला काट प्रतिस्पर्धा में कोई शामिल नहीं था। लोग पैसे के पीछे अपने संबंध या इंसानी मान मर्यादा गिरवी नहीं रखते थे। क्यूआर जी बताते थे, मैं रोज सुबह 6 बजे उठता और 2 घंटे के लिए प्राइवेट कोचिंग क्लास जाता था। इसके बाद सुबह 9 बजे दुकान पहुंचता। हम शाम 7 बजे सामान समेट लेते। चूँकि मैं पत्राचार के जरिए राजनीति विज्ञान से स्नातक कर रहा था, इसलिए शाम को घर पहुंचने के बाद पढ़ाई करता। यह बात और है कि जब मैं शहर से बाहर होता था तो सुबह की कोचिंग और पढ़ाई दोनों प्रभावित होती। दिल्ली के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल होता था या फिर फटफटी। किंवदंती है कि अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए तो वे हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल यहीं छोड़ गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खासकर ये मोटरसाइकिलें बहुत चर्चित रही थी। कुछ उद्यमशील भारतीयों ने इन मोटरसाइकिलों को लोक परिवहन के वाहनों में तब्दील कर दिया। मसलन 7 या 8 सीट 3 पहिया मोटर रिक्शा फटफटी के रूप में मशहूर हुए। तब से दिल्ली के कनॉट प्लेस, चांदनी चौक और अन्य स्थानों पर इनकी कतारें दिखने लगी। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके प्रदूषण स्तर को देखते हुए इन पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यूआर जी का कामकाज जमते ही घर के बड़े बुजुर्गों को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। वर्ष 1962 की बात है। चंडीगढ़ में रहने वाले क्यूआर जी के बड़े भाई केवल कृष्णा ने अपने सहयोगी हुकूमत राय से कहा कि वे अपने होनहार भाई के लिए एक लड़की तलाश रहे हैं। हुकूमत ने तुरंत उनसे कहा कि उनकी भतीजी की उम्र शादी लायक है। उनकी भतीजी का नाम विनोद था। उन्होंने प्रस्ताव किया कि क्यों ना दोनों परिवार एक दूसरे से मिल लें। उस समय विनोद की उम्र महज 17 साल थी और वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। इसके बावजूद परिवार के दबाव में उन्होंने क्यूआर जी से मिलने के लिए हामी भर दी। इस मुलाकात में यद्यपि उन्हें क्यूआर जी पसंद आए, लेकिन शादी का ख्याल अब भी उनके दिमाग में नहीं था। इस मुलाकात के बाद विनोद पर परंपरागत तरीके से परिवार का दबाव बढ़ गया। उन्होंने दुहाई दी कि अगर वे जल्दी शादी कर लेती हैं तो उनकी बाकी 2 बहनों के लिए भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ऐसा भी समय था। उनके पास जिद छोड़ने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। सितंबर 1962 में बात पक्की हो गई। उस समय क्यूआर जी की उम्र 25 वर्ष थी और विनोद 17 वर्ष की थी। मेरी माँ का मायका यानी ननिहाल मूलतः पटियाला से है। उनका परिवार अचार बेचने के कारोबार में था। स्थानीय अचार मार्केट में उनकी दुकान थी। वे अक्सर पटियाला के शाही परिवार को भी अचार पहुंचाया करते थे। उनके पितामह अमीर थे, लेकिन परिवार की सारी समृद्धि उनके अकेले बेटे ने धूल में मिला दी। इसलिए मेरी माँ के पिता और भाइयों ने आयुर्वेदिक दवाओं का कारोबार शुरू किया। मेरी माँ की किशोर अवस्था का एक दिलचस्प वाकया है। जब वे 16 साल की थी तो उनके चचेरे भाई के दोस्त ने उनका हाथ देखा था, जिसकी रुचि ज्योतिष में भी थी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अगले 1.5 साल में उनकी शादी हो जाएगी और वे एक दिन हवाई यात्रा भी करेंगी। उस समय सबने इस बात को मजाक में उड़ा दिया, क्योंकि परिवार की स्थिति को देखते हुए हवाई यात्रा के बारे में तो सिर्फ सपना ही देखा जा सकता था।
पर उस गैर पेशेवर भविष्यवक्ता की दोनों भविष्यवाणियां सही साबित हुई। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। वर्ष 2000 की बात है। मेरी माँ दिल्ली में एक भविष्यवक्ता से मिली। उसने भी उनके हथेली की लकीरों को पढ़कर बताया कि वे जल्दी ही देश की सबसे बड़ी अमीर महिलाओं में शुमार होंगी। फिर से वे उस भविष्यवक्ता पर हंसी। एक बार फिर भविष्यवाणी सही साबित हुई। कई बार हकीकत कल्पना से ज़्यादा हैरत अंगेज होती है। इसी बीच क्यूआरजी की मां कलावती को लीवर सिरोसिस हो गया। 30 नवंबर 1962 को उनकी मृत्यु हो गई। 26 जनवरी 1963 को क्यूआरजी और विनोद विवाह संबंध में बंध गए। शादी के बाद मेरी माँ और पूरा परिवार कृष्णा नगर के घर में रहने आ गए। कुछ महीनों बाद क्यूआरजी के छोटे भाई सुरेंद्र जी का मकान मालिक के बेटे मनोज से झगड़ा हो गया। यह छोटी सी बात थी जो दो युवाओं के बीच असामान्य नहीं थी, लेकिन मकान मालिक की पत्नी ने इसे दूसरी ही शक्ल दे दी। कान फोड़ू आवाज में वह चिल्लाने लगी ताकि सभी लोग इसे सुन सकें। उन्होंने कहा कि राय के नाम पर ये लोग सिर्फ महीने में 90 रुपए देते हैं, लेकिन व्यवहार ऐसे करते हैं जैसे इनका ही घर हो। मेरी माँ इस बात से बहुत आहत हुई। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में क्यूआरजी से कह दिया कि वे अब इस घर में और ज़्यादा नहीं रहेंगी। क्यूआरजी ने उनके गुस्से का सम्मान किया और नवंबर 1963 में कृष्णा नगर में ही 18,000 रुपये में अपना घर खरीद लिया। यह घर बहुत आलीशान नहीं था और दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं था, लेकिन वह उनका अपना घर था। माँ के पास कुल जमा 4 साड़ियाँ रही हों, पर वे खुद को 7वें आसमान पर महसूस करती थी। हर महीने क्यूआरजी अपनी पत्नी को 800 रुपये घर चलाने के लिए देते थे। यह कोई बड़ी राशि नहीं थी। इतने पैसों में वे बमुश्किल घर चलाती थी, लेकिन हमेशा कहती थी कि मैं इस बात से खुश हूँ कि अपना घर चला रही हूँ। उनकी पहली संतान और मेरे बड़े भाई अजेश का जन्म अगस्त 1965 में पटियाला में हुआ। उस वक्त की परंपरा के मुताबिक माएँ अपनी पहली संतान को जन्म देने के लिए मायके जाती थी, इसलिए अजेश का जन्म पटियाला में हुआ। 1965 में क्यूआरजी के चाचा लेखराज की दिल्ली में एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। क्यूआरजी और उनके चाचा ओपी गुप्ता ने फैसला किया कि वे दिवंगत लेखराज के परिवार का पूरा ध्यान रखेंगे। मालेर कोटला स्थित हमारा पुश्तैनी मकान बेच दिया गया और सारा पैसा लेखराज की पत्नी को दे दिया गया। अगले 2 साल के भीतर उनकी दोनों बेटियों की शादियों के लिए भी उन्होंने पैसे दिए। परिवार की एकता हमेशा मजबूत होती है। जब भी ओपी गुप्ता दिल्ली आते, सारे भाई और उनके बच्चे इकट्ठे हो जाते। सब मिलकर खाना खाते। उनके कारोबार अलग हो सकते थे, दुनिया के प्रति उनका नज़रिया एक जैसा नहीं हो सकता था, लेकिन उनके बीच मजबूत भावनात्मक जुड़ाव था जो परिवार को बांधे हुए था। उन दिनों क्यूआरजी कारोबार के सिलसिले में अक्सर बम्बई जाते थे। वहाँ वे हमेशा एक ही होटल में ठहरते थे। धोबी तालाब का यह होटल बम्बई में उनका पता बन गया था। हर दिन पीसी गुप्ता कलकत्ता से बिल्कुल एक जैसे 2 पत्र लिखते थे। एक अपने भाई पीसी गुप्ता को दिल्ली में और दूसरा क्यूआरजी को उनके बम्बई के पते पर। इन चिट्ठियों में उस दिन कारोबार में क्या हुआ, कैसी चुनौतियां आई, क्या अवसर मिले, इनका पूरा ब्यौरा होता था। इसी तरह के विवरणों के 2 एक जैसे पत्र पीसी गुप्ता कलकत्ता व बम्बई तथा क्यूआरजी दिल्ली और कलकत्ता भेजते थे। उन दिनों ये तीनों वस्तुओं को सस्ता खरीदकर महंगा बेचने की फिराक में रहते थे। मसलन बम्बई से मिलने वाली सस्ती वस्तु को कोलकाता या दिल्ली के बाजारों को ऊंचे दाम पर बेचना। इस खरीद फरोख्त से होने वाले नफ़ा नुकसान का पूरा लेखा जोखा कलकत्ता में ओपी गुप्ता के पास होता था। तीनों के बीच पूर्ण भरोसा था और उनमें कभी कोई विवाद भी नहीं हुआ। वे बहुत सामान्य दिन थे। 1967 में परिवार में 2 शादियां हुई। लेखराज की दूसरी बेटी और क्यूआरजी की सबसे छोटी बहन सरला की। दूसरी यानी सरला की शादी मई 1967 में हुई। इसमें शामिल होने के लिए ओपी गुप्ता कलकत्ता से दिल्ली आए। इस शादी से 20 दिन पहले क्यूआरजी की दूसरी संतान यानी गीता का जन्म हुआ। ओपी गुप्ता दिल्ली के आगमन के दौरान ही क्यूआरजी ने उन्हें बताया कि कोई एक बात है जो उन्हें परेशान कर रही है।
क्यूआर जी की शांत और निश्चल जिंदगी के बावजूद उनके दिमाग में बहुत उथल पुथल मच रही थी। उन्हें जिंदगी में किसी चीज़ की कमी खल रही थी। वे बहुत महत्वाकांक्षी थे और अधिक कुछ करना चाहते थे। चूँकि क्यूआर जी बम्बई और कलकत्ता अक्सर जाया करते थे, इसलिए उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ कारोबार को विस्तार देने के लिए पर्याप्त अवसर हैं। वे देश की आर्थिक राजधानी बम्बई में एक दुकान खोलना चाहते थे। जब उन्होंने इस विचार पर बम्बई से अपने चाचा और पार्टनर पीसी गुप्ता से बात की, तो उन्होंने क्यूआर जी को तुरंत दिल्ली वापस बुला लिया। पीसी गुप्ता किसी तरह के विस्तार के पक्ष में नहीं थे। वे एक तरह से अपनी जिंदगी में हासिल किए गए मुकाम और कमाई से संतुष्ट थे। आप उन्हें निराशावादी भी कह सकते हैं। दरअसल उन्होंने इस विस्तार के विरुद्ध बहुत से तर्क दिए, जैसे इन दिनों कारोबार का करना कितना कठिन हो गया है, नए लोगों के आने से प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है, वहीं कारोबार की दुश्वारियों के चलते भागीरथ पैलेस के पुराने दुकानदारों को भी अपनी दुकानें बेचकर व्यापार बदलना पड़ रहा है। क्यूआर जी की सोच इससे ठीक उल्टी थी। वे विस्तार चाहते थे, बुलंदी चाहते थे। वे न सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे, बल्कि नए काम में हाथ आजमाने की अपनी कभी न खत्म होने वाली महत्वाकांक्षा को भी संतुष्ट करना चाहते थे। वे हद दर्जे के आशावादी थे। उन्होंने बम्बई, कलकत्ता और अन्य शहरों में संभावना देख ली थी। वे महसूस करते थे कि प्रतिस्पर्धा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यह किसी भी विक्रेता को कठिन परिश्रमी बना देती है। भागीरथ पैलेस में अधिक विक्रेता होने का मतलब था अधिक कारोबार होना, क्योंकि अब अधिक खरीदार इस मार्केट को बिजली के सामान के हब के रूप में पहचानते थे। क्यूआर जी और उनके चाचा से भागीदार बने पीसी गुप्ता के बीच मतभेद उभरने लगे, लेकिन कुछ अनहोनी नहीं हुई और भावनाओं को कोई गंभीर विस्फोट नहीं हुआ। 1967 में एक दिन क्यूआर जी ने पीसी गुप्ता का सामना किया और साफ कह दिया कि असंतोष व डर अब नहीं चल सकता। पीसी गुप्ता यथास्थिति में बदलाव नहीं लाना चाहते थे। उन्होंने भी पलट के कह दिया, ऐसा ही चलेगा। जब क्यूआर जी ने अलग होने का सुझाव दिया तो उनके चाचा ने सहमति दे दी। स्वाभाविक है, दोनों एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए थे जहां मतभेद नहीं सुलझाए जा सकते थे। क्यूआर जी ने इस मामले को बिना किसी विवाद के मित्र भाव से निपटाने के लिए अपने चाचा ओपी गुप्ता से मदद मांगी। क्यूआर जी ओपी गुप्ता के विचारों का सम्मान करते थे। वे उनके गुरु और परामर्शदाता की तरह थे। ओपी गुप्ता भी क्यूआर जी को अपने बड़े बेटे से कम नहीं मानते थे। वे दोनों एक जैसी पुस्तक पढ़ते, उन्होंने एक जैसी फिल्में जैसे मुगल आजम, सिकंदर आजम और पुकार, ये कुछ नाम हैं, उन्हें जो पसंद थी, और दोनों का जीवन जीने का तरीका भी एक समान था। दोनों को ही भगवद गीता और महात्मा गांधी की शिक्षाओं पर गहरी आस्था थी। दोनों कर्म में विश्वास रखते थे और रीति रिवाजों से दूर ही रहते थे। उनकी पसंद भी एक जैसी थी। ओपी गुप्ता एक ट्रॉली लेकर आए जिस पर उनकी सुबह की चाय आती थी, तो क्यूआर जी ने भी खुद के लिए ठीक वैसी ही ट्रॉली मंगा ली। अब वे ओपी गुप्ता से चाहते थे कि पीसी गुप्ता के साथ उभरे मतभेदों को सुलझा दें। सच कहा जाए तो क्यूआर जी कारोबार के लिए अपने चाचा के साथ संबंधों का बलिदान नहीं देना चाहते थे, इसलिए पीसी गुप्ता कारोबार छोड़ना चाहते थे। दोनों में से कोई भी ना लड़ना चाहता था, ना ही एक दूसरे पर चिल्लाना चाहता था। तीनों बंटवारे के लिए लस्सी के एक गिलास के साथ मेज पर बैठ गए। ओपी गुप्ता ने फॉर्मूला सुझाया कि सबसे अच्छा तरीका है कि एक साझेदार को उसके 50% अंश के बराबर नकद राशि दे दी जाए और दूसरे को दुकान का पूरा स्वामित्व मिल जाए। वैसे भी तीनों में यह विश्वास था कि जो कारोबार छोड़ रहा है वही उस कारोबार में दोबारा नहीं आएगा। दुकान की आधी हिस्सेदारी के दाम तय करने के लिए दोनों पक्षों में अनौपचारिक नीलामी की प्रक्रिया की गई। इसके तहत खरीद दाम की एक बोली लगाना था, जिसे 10-10 हजार कर दूसरा पक्ष बढ़ा सकता था। यह अनौपचारिक बोली तब तक जारी रही जब तक एक पक्ष दूसरे पक्ष का प्रस्ताव अस्वीकार न कर लेता। पीसी गुप्ता ने शुरुआती बोली 35,000 रुपये लगाई। क्यूआर जी ने तुरंत इसे 45,000 कर दिया। पीसी गुप्ता इस राशि पर मान गए। मई 1967 में कारोबार का बंटवारा हो गया। क्यूआर जी को 10,000 रुपये की प्रारंभिक राशि देना था और शेष रकम उसी साल 31 दिसंबर तक देनी थी।
तीनों ने दूसरे दौर की लस्सी पी, हाथ मिलाए और सौदा हो गया। अब क्यूआरजी गुप्ता जी एंड कंपनी के अकेले मालिक थे। इस सौदे में बस एक छोटी सी परेशानी थी कि क्यूआरजी के पास कोई बचत नहीं थी, ना तो शुरुआती 10,000 रुपये के लिए और निश्चित ही बाकी के पैसों के लिए भी नहीं। उनके पास बस हौसला था कि वे उस बिजनेस अवसर की बदौलत अगले 6 महीने में 45,000 रुपये कमा सकते हैं, जिसकी उन्होंने महानगर में पहचान की थी। फिलहाल उनके लिए 10,000 रुपये जुटाना भारी पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने फिर एक बार अपनी बहन कमला के पति राजकुमार से 10,000 रुपये उधार लिए। बाकी की रकम भी उन्होंने समय में ही चुका दी। क्यूआरजी के लिए हर कदम पर सहारा रहे राजकुमार की मृत्यु 1978 में हो गई। क्यूआरजी ने अपनी बहन का पठानकोट का घर बेचने और दिल्ली में नया घर लेने में पूरी मदद की। उन्होंने उनके बेटे अजय गर्ग को हैवेल्स में ट्रेनिंग दिलाई और भागीरथ पैलेस में एक दुकान खुलवा दी। के राज एंड सन्स के नाम से खुली यह दुकान अब हैवेल्स की बड़ी डीलर है। परिवारों में कारोबार का शांतिपूर्वक बंटवारा कैसे होता है, यह इसका बड़ा उदाहरण है। भारत में विरले ही ऐसे कारोबारी परिवारों में बिना किसी कटुता के बंटवारा हुआ हो। कोई यह तर्क कर सकता है कि जब क्यूआरजी व पीसी गुप्ता का बंटवारा हुआ तब दांव पर बहुत कम चीज़ें लगी थी और इसका आकार छोटा था, लेकिन ऐसा कोई कारण सामने नहीं आता कि समझौते आपस में बातचीत से क्यों नहीं सुलझा लिए जाते। अक्सर अन्य मामलों में परिवारों, भाइयों, चाचा, भतीजों, यहाँ तक कि पिता और बेटे ने सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के कपड़े फाड़े हैं। क्यूआरजी ने अपने अनुभव से सीखा था कि ऐसी लड़ाई से कोई फायदा नहीं जिसमें आर्थिक के साथ साथ भावनात्मक रूप से सबका खून बहे। उन्होंने हमेशा किसी भी कीमत पर इस तरह की लड़ाइयों से बचने की कोशिश की और ऐसा माहौल तैयार किया कि भविष्य में भी उन्हें इस तरह के संकटों से जूझना न पड़े। दुर्भाग्य से वे गलत थे। हालांकि क्यूआरजी और उनके चाचा पीसी गुप्ता के बीच सिर्फ कारोबार का बंटवारा हुआ था, व्यक्तिगत रिश्तों का नहीं। क्यूआरजी से मिले पैसों से पीसी गुप्ता ने जीबी रोड पर गुप्ता इंजीनियर्स नाम से मशीनरी स्टोर खोला। उनके बड़े भाई गंडाराम और भतीजे वीपी गुप्ता पहले से ही वहां गुप्ता ट्रेडर्स नाम से दुकान चलाते थे। पीसी गुप्ता उन्हीं के नक्शे कदम पर चले। ताउम्र ट्रेडिंग की 10 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। बंटवारे के 2-3 साल बाद जब पीसी गुप्ता की बेटी की शादी हुई तो क्यूआरजी ने भाई का पूरा फर्ज निभाया। शादी के सभी बंदोबस्त उन्हीं ने किए। पीसी गुप्ता को आखिरी दिनों में कैंसर हो गया था। एक वैद्य ने उन्हें गाय के दूध और घी के सेवन की सलाह दी। क्यूआरजी ने आश्वस्त किया कि उन्हें हर सुबह ये दोनों चीज़ें उनके फार्म हाउस से पहुंच जाया करेंगी। पीसी गुप्ता की पत्नी का वर्ष 2014 में देहांत हुआ। क्यूआरजी के 75वें जन्मदिन पर उन्होंने उन पर लंबी पुस्तक लिखी। इसमें उनकी यादें, भजन और कुछ पुरानी तस्वीरें थी। उन्होंने क्यूआरजी के दरियागंज स्थित घर में साथ रहने के दौरान यादों को साझा किया और ख़ास तौर पर कहा कि कारोबार के बंटवारे ने चाचा और भतीजे के दिलों में एकता पर कोई असर नहीं डाला था। यह सब बहुत अच्छा था। एक सच्चाई यह भी है कि जब कारोबार का बंटवारा हुआ तो क्यूआरजी के मन में कुछ तनाव सा हो गया था। अलग अलग होने के निर्णय के बाद पीसी गुप्ता ने अपने सारे कारोबारी सहयोगियों को चिट्ठी लिखी कि वे अब गुप्ता जी एंड कंपनी का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस कंपनी से कारोबार अपने जोखिम पर ही करें। इस चिट्ठी ने क्यूआरजी को असहज कर दिया था। हालांकि पीसी गुप्ता तो सिर्फ सही चीज़ अपने तरीके से कर रहे थे। उनका इरादा अपने भतीजे की कंपनी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। बाद में भले ही पीसी गुप्ता और क्यूआरजी के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण भी हो गए थे, लेकिन इस हरकत ने क्यूआरजी के मन में टीस छोड़ दी थी। बहरहाल क्यूआरजी अपने भाग्य के स्वयं विधाता थे। अब वे अकेले ही बॉस थे। लक्ष्मी उनके पास रुकने लगी थी।